तो देखो पहला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। द मीन एनुअल कॉलेज फी पेड बाय ऑल द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इज 55 लाख। द मीन एनुअल कॉलेज फी पेड बाय द मेल एंड फीमेल इज इतना एंड इतना, ठीक है। अब आपको बताना है कि कितना परसेंट ऑफ मेल स्टूडेंट यहाँ पे कॉलेज में है। ओके, तो देखो हमें यहाँ पे बताया गया कि जो टोटल फी है वो 55 लाख है, जो हमने एवरेज निकाली है। अब टोटल फी का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, राइट। अब ऑल स्टूडेंट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ मेल स्टूडेंट्स प्लस सम ऑफ फीमेल स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सम ऑफ मेल स्टूडेंट्स का मतलब हो गया कि जो फीस है सारे मेल स्टूडेंट्स की उनका सम, एंड एसएफ का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल फीमेल स्टूडेंट्स की फीस का, ठीक है। कौन में नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स प्लस नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, ये आपको टोटल स्टूडेंट्स देंगे। तो इसकी वैल्यू आपके पास 55 है, राइट। तो देखो एस एम प्लस एस एफ आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 55 टाइम्स एन एम प्लस 55 टाइम्स एन एफ। तो ये एक इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो, अब हमें यहाँ पे मीन एनुअल कॉलेज फी बता रखी है मेल और फीमेल की सेपरेटली भी। तो देखो हमें बताया गया कि एस एम अपॉन में एन एम जो है उसकी वैल्यू 60 है, एंड एस एफ अपॉन में एन एफ है, इसकी वैल्यू 40 है, राइट। ओके। अच्छा शायद मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया। फीमेल्स की यहाँ पे 60 लाख है एंड मेल की 40 लाख है। ओके, मेल की 40 है, हाँ जी, एंड इनकी 60 है। चलिए बहुत अच्छे है। तो यहाँ से हम एस एफ निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगा 60 टाइम्स एन एफ, और यहाँ से हम एस एम निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगा 40 टाइम्स एन एम, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। तो अब हमारे पास ये जो दो वैल्यूज आई है इक्वेशन, इसको 2 एंड इसको 3 बोल देते हैं। अब हम चाहें तो ये जो दो इक्वेशन हमारे पास आई है 2 और 3, इसको पुट कर सकते हैं इन आर इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 एन एम प्लस 60 एन एफ इक्वल टू 55 एन एम प्लस 55 एन एफ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एन एफ और एन एम वालों को एक साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 55 एन एफ इक्वल टू 55 माइनस 40 एन एम, ठीक है। तो ये होने वाला है 5 टाइम्स एन एफ और ये होने वाला है 15 टाइम्स एन एम। तो अगर आप कट करोगे तो ये आपके पास मिलेगा एन एफ इक्वल टू 3 टाइम्स एन एम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिलेशन मिल चुका है, ओके। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कि टोटल परसेंट ऑफ मेल स्टूडेंट बताओ। अब मेल स्टूडेंट का मतलब हो गया नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स, ठीक है, एन एम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब हो गया मेल प्लस फीमेल, राइट। और इसको क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना है तो इंटू में 100 हम करेंगे, ठीक है। अब देखो एन एफ की जगह हम 3 टाइम्स एन एम भी लिख सकते हैं, तो देखो एन एम अपॉन में एन एम प्लस 3 एन एम इंटू में 100। तो ये आपके पास होने वाला है एन एम अपॉन में 4 टाइम्स एन एम से एन एम कट गया तो यहाँ पे 100 बच रहा है, 100/4। 100/4 का मतलब हो गया, अगर आप इसको चाहोगे तो कट कर दोगे, तो यहाँ पे 25% ऑफ स्टूडेंट जो है वो मेल है। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। तो देखो, consider various variables that describes the specification of a flat owned by a builder. These variables include price of flat, area of flat, BHK यानी कि number of bedroom attached with one hall and one kitchen, furnishing जिसमें आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, कि फर्निश्ड है या नहीं है या सेमी फर्निश्ड है, ये सब, ओके। एंड लोकेलिटी, ठीक है। तो ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है इन योर वेरिएबल्स। द बिल्डर ओन्स 400 फ्लैट्स, फोर स्पेसिफिकेशन आर देन ऑर्गेनाइज्ड इन अ डेटा टेबल बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल आपके पास, तो आपने अभी देखा कि यहाँ पे 5 वेरिएबल है, ठीक है। देखो प्राइस, एरिया, BHK, फर्निशिंग और लोकेलिटी। तो यहाँ पे 5 चीजें, तो यस पहला वाला तो करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ केस एंड ऑब्जर्वेशन इन द टेबल इज 5, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल है वो 5 है, नंबर ऑफ केस नहीं। नंबर ऑफ केस तो आपके पास यहाँ पे 400 फ्लैट्स है, तो ये 400 फ्लैट्स होना चाहिए आपका, ठीक है। फर्निशिंग इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, यस। यहाँ पे कैटेगरी है ना फर्निशिंग के अंदर, कि फर्निश्ड है या सेमी फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है। तो यहाँ 3 कैटेगरीज है, तो ये फिर यह मतलब डेफिनेटली आपका कैटेगोरिकल डेटा में आएगा। प्राइस ऑफ फ्लैट की बात करें तो ये न्यूमेरिकल वेरिएबल होगा, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे आपका जो प्राइस होगा वो न्यूमेरिकल टर्म्स में जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्ट होने वाला है। अगला देखते हैं, एरिया ऑफ फ्लैट इज अ डिस्क्रीट न्यूमेरिकल वेरिएबल, ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज एरिया में तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर डायल करोगे, तो स्ट्रिंग का मतलब है नेम। तो नेम का मतलब हो गया आपको यहाँ पे जो नॉमिनल वेरिएबल होगा उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। लोकेलिटी इज अ न्यूमेरिकल वेरिएबल, अगेन ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ए, सी एंड डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपको पहले से यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द वेरिएंस ऑफ अ सेट ऑफ नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन इज जीरो, यू कैन कंक्लूड, अगर वेरिएंस हमारे पास यहाँ पे नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन का जीरो आ रहा है, ठीक है। तो देखो जब भी हमारे पास यहाँ पे वेरिएंस जीरो आएगा, इसका मतलब ये है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है।
लाइक जो आपके पास देखो वेरिएंस का मतलब ये रहता है कि हमारे पास कितना लगातार अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें जो हमारे पास अलग-अलग वैल्यूज़ होती हैं, उनके बीच में कितना यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कितनी वैल्यू यहाँ पे अप डाउन हो रही है, ठीक है? अगर यहाँ पे कुछ भी अप डाउन हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपकी जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, उन सबकी वैल्यू आपस में इक्विवेलेंट होगी, ठीक है? तो आप इसको एज़ अ फैक्ट लाइक फैक्ट भी याद रख सकते हो, ठीक है? ओके, बाकी अगर और पॉइंट्स को देखें तो देखो ऑब्जर्वेशन ऑफ सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेटा पॉइंट ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव डेटा पॉइंट से यहाँ पे आपका वेरिएंस कहीं ना कहीं बिल्कुल भी वेरी नहीं करता है, ठीक है? मीन यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा, तो मीन से तो कोई लेना देना ही नहीं है वेरिएंस का, यहाँ पे कोई ऐसे डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है? डाटा मिस्टेक इन कैलकुलेशन तो नहीं है, ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है और नन तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, तो आपका ऑफकोर्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द बार चार्ट ग्राफ गिवन इन द फिगर shows that the shoe size of a group of 70 children is इतना ही, ठीक है? तो टोटल हमारे पास 17 चिल्ड्रन है यहाँ पे एंड उनके बारे में अलग-अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। यहाँ पे ये 9 लिखा हुआ है, ये 20 लिखा हुआ है, ये 25 एंड ये आपके पास 16 लिखा हुआ है, ठीक है? ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये शू का साइज़ है एंड ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है। तो देखो हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है इनमें से कौन-कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एंड कौन-कौन सा रॉन्ग है। 16 चिल्ड्रन वेयर अ साइज़ ऑफ 8 शू साइज 8 शू, ओके। तो देखो हाँ ये रहा 8 साइज का, यहाँ पे 16 चिल्ड्रंस ऐसे हैं तो ये करेक्ट हो जाएगा। 29 चिल्ड्रन वेयर अ शू साइज लेस देन 8, तो लेस देन 8 का मतलब हो गया 7 6 5 इन तीनों का सम, तो 25 प्लस 9 प्लस 20, तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ऑफकोर्स ये 29 तो नहीं आने वाला, इससे बड़ी वैल्यू आएगी तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 7 इज द मीडियन ऑफ द शू साइज, तो यहाँ पे 7 आपके इसके मीडियन आएगा। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि मीट टोटल 70 लोग हैं, ठीक है? 70 लोग में अगर आपको मीडियन निकालना होगा तो आप क्या करोगे? तो देखो आप यहाँ पे 70 लोगों का अगर आपको मीडियन निकालना है, आपको दिख रहा है कि ये इवन नंबर है, तो इसका मतलब है कि आपके पास कहीं न कहीं 34 लोग आप इधर से छोड़ोगे, ओके? देखो 34 लोग यहाँ से छूटे, 34 लोग यहाँ से छूटे, तो ये टोटल 68 हो गया। 35th और 36th पोज़ीशन पे जो लोग होंगे, ये दोनों आपका मिलके मीडियन बना रहे होंगे, ठीक है? 35th और 36th पोज़ीशन पे जो लोग होंगे, जब हम इनका एवरेज लेंगे, तो वो हमारे पास मीडियन आएगा, ठीक है? अब 35th और 36th पोज़ीशन पे होगा कौन? तो देखो 9 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, फिर यहाँ पे 20 स्टूडेंट हो गए, तो मतलब 29 यहाँ पे हो गए। 29 के बाद 25 स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है? तो 29 में अगर 25 जोड़ोगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 35 और 36 जो स्टूडेंट होंगे, वो भी कहीं न कहीं इसी कैटेगरी में लाई करे होंगे यहाँ पर। तो इनका साइज़ कितना है? 7, ठीक है? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इनका जो शूज़ साइज़ है, वो 7 होने वाला है, तो यस ये करेक्ट हो जाएगा, मीडियन आपके लिए यही होगा। ओके? चलो आगे देखते हैं। 35 चिल्ड्रन वियर अ शू साइज़ लार्जर देन 6, 6 से बड़ा यहाँ पे 35 लोग हैं, तो 6 से बड़ा मतलब 7 और 8, तो 25 प्लस 16, तो ऑफ कोर्स ये 36 36 भी नहीं एक्चुअली 35, 36 हाँ, ठीक है। 35 25 प्लस 10 करा तो 35, 35 और 6 41, तो 41 स्टूडेंट होने चाहिए बट इन्होंने 35 लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग हो गया। 6 यहाँ पे मॉड है, तो मॉड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे आपका 7 साइज की है, तो 6 तो नहीं हो सकता, ये रॉन्ग हो गया। रेंज ऑफ द शू इज 4, तो क्या रेंज यहाँ पे आपके पास 4 है? तो देखो रेंज का मतलब क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 8, मिनिमम वैल्यू कितनी है 5, तो अगर आप यहाँ पे रेंज लिखने जाओगे, अगर आप यहाँ पे रेंज निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 यानी कि 3, ठीक है? तो यहाँ तो 4 बोला हुआ है तो ये रॉन्ग हो गया। क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो देखो फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब क्या हो गया 25 परसेंटाइल, तो 25 परसेंटाइल का निकालते कैसे हैं? 25 अपॉन 100 इंटू में जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको क्वेश्चन में बता रखी थी कि 70 है, राइट? तो आप यहाँ पे 70 कर दोगे। इस पोजीशन पे जो हमारा ऑब्जर्वेशन आ रहा होगा वही हमारा 25 परसेंटाइल होगा, ठीक है? तो अगर हम कट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पे 70, ओके? एंड 70 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 35/2 यानी कि 17.5, ठीक है? तो 17.5 का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 18th, तो यहाँ पे 18th ऑब्जर्वेशन जो आपका होगा वही फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। तो अगर 18th ऑब्जर्वेशन की बात करें तो देखो 9 पहले स्टूडेंट यहाँ पर है, 9 के बाद अगले जो 9 स्टूडेंट होंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेंगे बिकॉज यहाँ पे 20 स्टूडेंट है, तो ऑफकोर्स आपका जो 18th पोजिशन पे होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है? 6 वाले पे, तो इसका मतलब यहाँ पे साइज जो है शू का वो 6 होना चाहिए, यही आपका फर्स्ट क्वार्टाइल देगा आपको, ठीक है? तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे ए, सी और जी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो यूज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड द डेटा गिवन इन द फिगर ये एंड ये, ओके। तो आपके पास एक स्टेम लीफ प्लॉट गिवन है सीटी और इंग्लिश के एग्जाम के लिए, तो ये जो ऊपर वाला ये सीटी का है एंड नीचे वाला इंग्लिश का है, ठीक है? ओके, अब आपको बताना क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मॉडल स्कोर ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड इंग्लिश, तो यहाँ पे हमें मॉडल स्कोर बताना है, ठीक है? तो इसका मतलब हमें मोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है?
तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 303742, तो बेसिकली आप ऐसे नंबर देखो जो यहाँ पे एक ही रो में आ रहा हो कई बार, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 072568 135, कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं, कोई कॉमन नहीं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 88 दो बार आ रहा है। तो देखो 88 मतलब 88, 88 मतलब 88, तो 88 यहाँ पे आपके पास दो बार आ रहा है, तो इसका मतलब 88 आपके लिए यहाँ पे मॉड हो जाएगा इन योर सीटी केस। ओके। अगर इंग्लिश केस की बात करें तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि जो 9 है वो 3 बार आ रहा है, तो 59 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 59 मोड हो जाएगा यहाँ पे इन योर इंग्लिश केस। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, इनके बीच का डिफरेंस। तो 88 माइनस 59 हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर देखने को मिलेगा जो कि हो जाएगा 29, ठीक है। तो 29 इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इफ द रेंज ऑफ द कॉम्पिटिशन थिंकिंग स्कोर इज ग्रेटर देन द रेंज ऑफ इंग्लिश स्कोर बाय 7, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज ओके। तो आपको बोला गया कि जो रेंज है, ठीक है, इंग्लिश की। ओके, पहले काम करते हैं। देखो पहले हम सीटी के लिए देखते हैं। तो देखो मैक्सिमम सीटी की बात करी जाए तो सीटी के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी कि जो लास्ट वैल्यू है वो है 88, ठीक है। तो ये 88 है। अगर मिनिमम वैल्यू की बात करी जाए सीटी में, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि स्टेमली फ्लोट में यहाँ पे हमेशा ही असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। तो 30 यहाँ पे आपको दिख रहा है मिनिमम वैल्यू है इसकी। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर रेंज की बात करेंगे फॉर योर सीटी, तो ये हो जाएगा 88 माइनस 30, जो कि आपके पास होने वाला है 58, ठीक है। ओके, चलो। अगर हम बात करें यहाँ पे मैक्सिमम केस के बारे में ऑफ इंग्लिश, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको हम एक्स बोल देते हैं। 90 समथिंग होना चाहिए, ठीक है। तो नो क्लू, तो इसको फिलहाल के लिए अभी हम लाइक मैक्स को मैक्स ही रहने देते हैं, ठीक है। बट मिनिमम हमें पता है। अगर मिनिमम मार्क्स की बात करी जाए इंग्लिश में तो ये हो जाएगा 43, ठीक है। तो 43 हो जाएगा। अब रेंज ऑफ इंग्लिश के बारे में बात करी जाए तो ये आपको बताया गया है कि जो रेंज ऑफ इंग्लिश है वो कहीं न कहीं लाइक सीटी के बारे में हमें बताया गया था कि जो सीटी की रेंज है, ओके, जो सीटी की रेंज है वो इंग्लिश की रेंज से 7 ज़्यादा है, तो +7 आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो सीटी की जो रेंज है वो इंग्लिश के कंपैरिजन में 7 ज़्यादा है, ठीक है। ओके, सीटी की रेंज हमने लिखा था यहाँ पे 58 आई थी, तो देखो रेंज ऑफ इंग्लिश हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रेंज ऑफ इंग्लिश कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास 58 है एंड -7, ये उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो 51 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो रेंज आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब देखो अगर रेंज की बात करी जाए तो आपको पता है ये होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। अब ये हम बात कर रहे हैं इंग्लिश वाले केस की। तो रेंज आप ऑलरेडी निकल चुकी है 51, मैक्सिमम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड मिनिमम आपके पास 43 है। तो अगर आप 43 को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 94, जो कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू आपको दे रहा है। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो कहीं न कहीं लास्ट वैल्यू होगी, तो देखो 90 एंड यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तभी आपका 94 बनेगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। तो 4 आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ रहा है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़े से ऐसे दिमाग दिखाओगे तो यहाँ पे आराम से सारे क्वेश्चन होने लगेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीडियन ऑफ टू डेटा सेट। ओके, तो ये जो सेम क्वेश्चन था अभी इसी के लिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि मीडियन हमें बताना है, ठीक है। ओके, तो देखो अगर टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स की बात करी जाए तो कितने स्कोर्स हैं यहाँ पे आखिर नेट। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ओके। तो यहाँ पे आपके पास 22 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स की बात करी जाए तो वो आपके पास 22 है, यानी कि इसका जो मीडियन होगा वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा 11 प्लस 12th पोजीशन पे एंड इनके एवरेज पे आपसे आंसर मिलेगा, राइट, है ना। तो 11th और 12th पोजीशन को हमें देखना पड़ेगा, देन हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सीटी के केस की बात करी जाए तो सीटी के केस में जो आपका मीडियम आएगा तो उसमें आपको 11th और 12th पोजीशन देखनी है। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th। तो 11th यहाँ पे आपके पास आ रहा है 59, ठीक है। तो 11th आ रहा है 59 प्लस, देखो 59 हो गया, तो ये 11 हो गया एंड 12 आपके पास आ रहा है 62, ओके। तो ये आपके पास 62 हो जाएगा, आप इनका एवरेज ले लोगे, ठीक है। तो ये आपके पास आने वाला है 60.5, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए जो हमारा मीडियन होगा सेम प्रोसेस से हम निकालेंगे 11th और 12th पोजीशन पे जो होगा उससे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 69 और 74, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 65 और 67 होगा यहाँ पे, हाँ 65 और 67, ठीक है। तो देखो 65 प्लस 67 अपॉन में 2 आप करोगे तो इसकी फाइनल वैल्यू आएगी 66, ओके। अब हमसे इनके बीच का डिफरेंस पूछा तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो
66 माइनस 60.5 आप करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर देखने को मिलेगा 5.5, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास अगेन एक बहुत बड़ी सी टेबल हमको दी गई है, जिसमें हमें 2020 में पॉलिटेक्निक कॉलेज में यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस डिग्री है, जो सीएसई है, बेसिकली सीएसई और आईटी में जो प्लेसमेंट्स लगे हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केस। तो इनमें से केस या ऑब्जर्वेशन क्या है? तो आपको पता है कि जो केस होते हैं वो लेफ्ट टू राइट जाते हैं। मतलब ये जितने भी रोल नंबर यहाँ पे लिखे होंगे, ये सारे हमारे पास केस होने वाले हैं, राइट। तो देखो IT18B001। तो देखो IT18B001 मतलब ये आपका हो जाएगा IT18B001। यस, ये पॉसिबल है। मेल और फीमेल तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज मेल और फीमेल जो है ये आपके वेरिएबल्स हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है। CS18B005, तो CS18B005 ये रहा, हाँ ये भी रहा, करेक्ट हो जाएगा। IT18B009। तो देखो IT18B009 यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो B005 लास्ट है ना। तो आईटी में और कहीं पे है? नहीं, आईटी में है ही नहीं, तो ये वाला ऑब्जर्वेशन कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सीएसई पॉसिबल ही नहीं है, आईटी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा न्यूमेरिकल वेरिएबल है? तो यहाँ पे कहाँ नंबर यूज करा गया है? तो स्पेशलाइजेशन की बात करी जाए तो ये तो आपके पास कैटेगोरिकल डेटा हो गया, बिकॉज यहाँ पे आईटी और सीएसई दो ही फील्ड्स हैं। स्कोर परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे नंबर का यूज करा गया, तो ये हो जाएगा। प्लेसमेंट स्टेटस की बात करी जाए तो ये भी आपका कैटेगोरिकल डेटा होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सैलरी की बात करी जाए तो ये आपका न्यूमेरिकल डेटा, तो यस ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फर्दर क्वेश्चन पे। तो व्हाट इज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैलरी इन रुपीज लाख ऑफ द प्लेस्ड स्टूडेंट्स? इग्नोर द स्टूडेंट हु आर नॉट प्लेस्ड, और हमें यहाँ पे 3 डेसिमल तक आंसर देना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा पॉपुलेशन वाला। ठीक है, तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हो गया सिग्मा में निकालना है। ठीक है, आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हो, और पॉपुलेशन के लिए निकालना है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि समीशन ऑफ आपका एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर फोन में एन, एंड ये पूरा अंडर रूट में। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मेट रहता है, एंड इवन मैंने आपको जो प्रोसेस भी सिखाया हुआ है, आप वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही मेथड यहाँ पे सही हैं। तो अभी के लिए मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड मेथड सिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स बार होता है ये बेसिकली आपका मीन होता है। ठीक है, तो हमें मीन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एक्स मीन हम पहले निकाल देते हैं। तो जितने भी यहाँ पे हमारे पास सैलरी वाली आउटपुट है, इन सबको ऐड करेंगे। तो 8.50 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 14 प्लस 3.5 प्लस 10 प्लस 4 करोगे आप, तो इसका आपको आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मतलब आप इन सबको पहले एक बार ऐड करके दिखा दो। ठीक है, 8.50 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे करते करते लास्ट में प्लस 4 था, अपॉन में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे ये? तो देखो 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ऑब्जर्वेशन थे। तो आप यहाँ पे 11 से डिवाइड करोगे, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 6। तो एक्स मीन आपके पास कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ओके, हाँ, अब एक्स आई में से हम क्या करेंगे, लगातार ये 6 को माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो सिग्मा ऑफ पॉपुलेशन आपके पास हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे पूरा लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो 8.50 माइनस 6 इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस अगली ऑब्जर्वेशन है 4, 4 माइनस मीन यानी कि 6 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ऐसे करते 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 आप लास्ट में 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर तक आओगे। ठीक है, ओके, अपॉन में आपके पास यहाँ पे 11 आएगा, एंड इस पूरे की होल पावर आपके पास यहाँ पे हाफ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी होल पावर आपके पास हाफ होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एक रूट भी लगा है, नहीं तो ये आपको वेरिएंस दे देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे हाफ लगा दोगे। ठीक है, चलिए, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 11.318। अब आप घबराओगे कि भैया इतना मुश्किल कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल रहेगा, आपको सिंपल उसमें ही कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इस सिमिलरली आप इसको भी कैलकुलेट कर पाओगे, तो ये हो जाएगा 3.364, क्योंकि यहाँ पे आपको अप टू 1 डेसिमल आंसर देना है, अप टू 3 डेसिमल एक्चुअली। अच्छा, अप टू 3 डेसिमल है तब तो 3.364 हो जाएगा। अगर मान लो बाय चांस अप टू 1 डेसिमल होता तो आप 3.3 करते। ठीक है, नहीं तो अभी तो ऐसे ही सही है 3.364। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the absolute value of the point biserial correlation coefficient of association between gender and salary among the students? Okay, तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट बाय सीरियल वाला क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा कॉमन है, एंड ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, एंड कई बार ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये आपको एग्जाम में मेंशन भी नहीं होता, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो देखो पॉइंट बाय सीरियल का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपके पास वाई नॉट बार माइनस वाई वन बार इंटू में रो नॉट इंटू में रो वन अपॉन में सिग्मा। तो यहाँ पे जो आपके पास ये होने वाला है, ठीक है, वाई नॉट बार, इसको हम मान लेते हैं ये आपका मेल का सारा आउटपुट है। ठीक है, ओके, जेंडर के बेसिस पे हमें यहाँ पे करना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेल का सारा आउटपुट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेल के लिए जितनी भी सैलरी है
उन सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जितने भी मेल हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेल वाले को देखते हैं। तो जिनकी सैलरी यहाँ पे अवेलेबल है, तो मेल मेल एंड यहाँ पे इसका मेल नहीं होगा, ये मेल हो गया। ओके, फीमेल फीमेल, ये मेल हो गया, ये मेल है, ये मेल है। ओके, तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः ऑब्जर्वेशन आपके पास है, राइट। ओके, अच्छा एक्चुअली मैंने यहाँ पे लगता है ये वाला फालतू ले लिया, ये नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ये वाला एक फालतू इसको हटा देते हैं, तो 5 हो गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे आपस में, ठीक है। तो देखो, हम यहाँ पे जितनी भी सैलरी है इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8.5 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 3.5 प्लस 10। एंड क्योंकि हमें इसका मीन चाहिए, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो मतलब मीन है, ठीक है, मेल वाले का मीन है ये, ठीक है। तो आप इसको 5 से डिवाइड करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू 8 आएगी, ठीक है। सिमिलर वे में आप यहाँ पे y1 बार निकालोगे, तो y1 बार बेसिकली आपका फीमेल्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी रिमेनिंग बचे हैं, ठीक है, तो देखो ग्रीन से कर देता हूँ, फीमेल फीमेल, ये भी फीमेल, ठीक है, ये फीमेल यूज करिए, ये भी एंड ये भी। तो अगेन एक दो तीन चार पाँच छः, तो यहाँ पे ये छः ऑब्जर्वेशन है। तो इसको हम ऐड कर देते हैं, तो देखो 3 + 4 + 5 + 7 + 3 + 4 अपॉन में 6। तो हमने क्या करा, इनकी सैलरी जो थी यहाँ पे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, हमने इनको ऐड करते हुए इनका एवरेज निकाला। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 4.33, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये रो नॉट और रो वन निकालना है। तो ये रो नॉट और रो वन का मतलब क्या हो गया, ये बेसिकली आपको फ्रैक्शनल या फिर आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी पूछता है, ठीक है। कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी या फ्रैक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ मेल भी आप कह सकते हो। तो 5 आउट ऑफ 11 यहाँ पे मेल्स हैं, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा है 5 इधर है, 6 इधर है, तो ऑब्वियसली 5 आउट ऑफ 11 आपके पास मेल हो गया। अगर रो वन की बात करी जाए तो ये 6/11 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब सिंपल आप क्या करोगे, पॉइंट बाय सीरियल में इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे, ठीक है। तो पॉइंट बाय सीरियल में हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 - 4.33 √5/11 इंटू में 6/11 अपॉन में 3.364। अब ये जो 3.364 है, ये जो हमने सिग्मा निकाला है, ये हमारे पीछे वाले कैलकुलेशन से आया था, ठीक है, 3.364। ओके, अब आप इसको नॉर्मली यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह की हेल्प से सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.542, या फिर अगर मान लो हमें यहाँ पे अप टू 3 डेसिमल, ओके अप टू 3 डेसिमल, तब तो बात ही खत्म है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर करना होता इसको तो 0.54 ऐसे करते, अगर 2 तक पूछता, अगर 1 तक पूछता तो 0.5 करते, ऐसे आप अलग अलग कर सकते हो। ऑल तो हमारा आंसर यहाँ पे 0.542 में ही आ जा रहा है, तो हमें कुछ खास यहाँ पे करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आप इसी से यहाँ पे डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो एनुअल डोनेशन टू अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन द टेबल, ये कुछ डेटा यहाँ पे मिसिंग है। ओके, आपको बोलेगा कि जो डोनेशन गिवन है बी का वो 5 करोड़ है, ठीक है। तो बी ने यहाँ पे 5 करोड़ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको 5 लिख देते हैं। ओके, अच्छा 5 करोड़ मोर देन डी है, ओके ओके ओके, 5 करोड़ मोर देन डी। तो डी को हम एक्स बोल देते हैं, इसको हम 5 + x बोल देंगे, ठीक है। ओके, अब आपको पूछा गया है यहाँ पे कि डी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, मतलब ये बेसिकली आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कंसेप्ट यूज होगा। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कोई सा भी केस उठा लो, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे सी वाला केस उठा लिया, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0.225 आपको गिवन है, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आपके पास 45 है, एंड टोटल यहाँ पे आप निकाल सकते हो। तो टोटल जब आप यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू को सोल्व करोगे तो 200 आएगा। तो टोटल यहाँ पे आपके पास 200 आना चाहिए। टोटल का मतलब हो गया इन सारे डोनेशंस को ऐड करके आपकी जो फाइनल वैल्यू होनी चाहिए वो 200 आनी चाहिए। तो देखो 56 + 5 + x + 45 + x + 16, इसका जो नेट आना चाहिए ये होना चाहिए 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा 122 + 2x = 200, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 78/2, यानी कि कट करने पे 39। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 39। ओके, इसकी वैल्यू 39 है, एंड अगर इसकी वैल्यू पूछोगे तो ये 44 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नेट वैल्यू निकाल सकते हो। इवन अगर आपसे यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पूछता तो आप वो भी आप कैलकुलेट करके यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करते हुए जितने भी मिसिंग डेटा है उन सबको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, तो अब यहाँ पे आगे हमारे पास कुछ फर्दर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका मैंने डायरेक्ट आपको पहले से सोल्यूशन लिख के दिया हुआ है, यहाँ पे पेश करके दिया हुआ है, सो दैट यहाँ पे हमारा टाइम। तो देखो आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, आपको बोला गया है कि आपके पास यहाँ पे हिस्टोग्राम गिवन है, ठीक है। अब ये जो हिस्टोग्राम है इसमें आपके पास अलग अलग वैल्यू है, देखो 5, 15, 25, तो ऐसे आपको अलग अलग यहाँ पे इंटरवल की बेसिस पे वैल्यू दी गई है। ओके, यहाँ पे जितने रन बनाए हैं एक बैट्समैन ने उसका स्कोर सेट है ये, ठीक है। डेटा सेट कह लो, स्कोर के सेट कह लो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल हमें गिवन है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, ऐसे हम इसको लिख लेंगे।
तो मैंने आपको सिखाया कि जब भी हमें इंटरवल दिया जाएगा तो हमको यहाँ पे पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे एंड 2 से डिवाइड। तो 5 + 15 डिवाइड बाय 2 करा तो 10 आया। ऐसे ही 15 + 25 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 20 आएगा। ऐसे आप लगातार सबको कैलकुलेट कर दोगे तो ये 10 से लेके 100 तक आ जाएगा, ठीक है? फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वैल्यू खुद ही गिवन है 1, 3, 4, 4 फिर 3 फिर 4 ऐसे आपको अलग-अलग यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है? तो मिड पॉइंट और एफआई और एक्सआई आप इन दोनों को क्या करोगे आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है? तो एफआई एक्सआई को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएँगी, ठीक है? ओके? अब देखो, आपको अगर मीन चाहिए तो मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या रहता है? समेशन ऑफ एफआई एक्सआई अपॉन में समेशन ऑफ एफआई, ठीक है? तो एफआई का जो नेट है आप उसको नीचे लिखोगे यानी कि 25 और ये जो एफआई एक्सआई है इस सबको अगर आप ऐड करोगे तो इसको आप ऊपर लिखोगे जो कि 1250 था, ठीक? तो आप इसको सॉल्व करोगे तो नॉर्मल वैल्यू आपके पास यहाँ पे 50 हो जाएगी जो कि आपका मीन कहलाएगा, ठीक है? ओके? अब देखो इसी केस में हमको यहाँ पे फर्दर पूछा गया है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगा तब हम क्या करेंगे? तो स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में मैंने आपको बता रखा है कि पहले हम मीन निकालते हैं, फिर मीन निकालने के बाद जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सआई होता है, उससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर होल स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे वही हमने लिखा हुआ है, ठीक है? ऑफ कोर्स यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी मैटर करती है, तो आप फ्रीक्वेंसी के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करके दिखाओगे। ये वैल्यू आपके पास एक बार आ जाएगी तो आप इनको लगातार ऐड करते जाओगे तो 14,600 आएगा, ठीक है? इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही कर रखे हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसको जल्दी-जल्दी करवा रहा हूँ, जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है? मैं चाहता तो इसको प्रॉपर लाइक पेन से सॉल्व भी कर सकता था बट इससे आपका टाइम वेस्ट होता, तो इसलिए मैं चाहता था कि आप यहाँ पे इसको थोड़ा जल्दी कर लो, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ कोर्स हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पहले भी करी है तो ये आपको आता होगा, ठीक है? तो 14,600 यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ रही है। इसको आप ऊपर लिखोगे एंड क्योंकि पॉपुलेशन के केस में पूछा गया है, तो जो आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे आप इन सबको अगर आप देखोगे तो जो नेट फ्रीक्वेंसी वो 25 है, तो आप यहाँ पे 25 लिख रहे हो। अगर ये सैंपल के लिए पूछता तो अब आप यहाँ पे नीचे 25 - 1 यानी कि 24 लिखते, ठीक है? तो ये आपका अभी आया है सिग्मा स्क्वायर का मतलब ये वेरिएंस है। तो वेरिएंस आपके पास आ चुका है। अब वेरिएंस के ऊपर ही अगर आप रूट लगा दोगे तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि हो जाएगा 24.16. 5 fair dice D1, D2, D3, D4 and D5 each having 6 faces numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6 rolled simultaneously. The probability that D5 shows a number appearing on one of D1, D2, D3 and D4. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आपको डराने की कोशिश करेगा बट आपको डरना नहीं है, ठीक है? इसको हम नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस आ जाए, ठीक है? तो हमको क्या रहा है कि हमारे पास 5 डाइसेस हैं, ठीक है? पहले 5 डाइसेस के लिए जगह बना लेते हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5। अब हर डाइस के पास यहाँ पे 5 मतलब 6 ऑप्शंस है लाइक, ठीक है? ओके, अच्छी बात है। मतलब देखो, अगर हम यहाँ पे टोटल निकालेंगे, टोटल इस पे कितने अपॉर्चुनिटी से क्या-क्या बना सकता है तो देखो, 6 ऑप्शन इसके लिए, 6 ऑप्शन इसके लिए, 6 ऑप्शन इसके लिए, 6 ऑप्शन इसके लिए एंड 6 ऑप्शन इसके लिए, ठीक है? 5 डाइसेस में 6-6 ऑप्शन है, यहाँ पे 6 की पावर 5 हो गए लाइक 6 × 6 करते-करते फिर 6 की पावर 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है? अब हमसे क्या कह रहा है एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट डी शोज नंबर अपेयरिंग ऑन वन ऑफ द D1, D2, D3 एंड D4। अच्छा, अब इन्होंने कहा है जो हमारा 5th वाला डाइस है उस पे एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो किसी ना किसी पे हो बाकी 4 डाइसेस में से, ठीक है? अब देखो, ये वाली जो सिचुएशन होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है कि अगर हमें सेम टाइप के निकालने होता है। अगर हमको बोल देता है कि लास्ट वाला अलग है बाकियों से तो वो निकालना ज़्यादा ईज़ी रहता है कंपैरेटिवली। तो हम एक काम करेंगे, पहले हम वही वाली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है? प्रोबेबिलिटी दैट D5 जो है वो एक डिफरेंट नंबर फॉर्म करेगा फ्रॉम अदर्स, ठीक है? चलो, अब कुछ सोचो, लेट्स से हमारा D5 कोई एक पर्टिकुलर चीज़ उठा सकता है, इस पे एक कोई डिजिट आएगी। अब हम चाहते हैं बाकियों पे यही सेम डिजिट ना आए, ठीक है? तो जो नंबर इस पे आया हम उसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो लाइक इसके लिए 5 ऑप्शन बचेंगे, इसके लिए 5, इसके लिए 5 एंड इसके लिए भी 5, राइट? सही कहा। अब इसी को अगर हम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे तो देखो, पहले वाले के लिए आपके पास 5 ऑप्शन है आउट ऑफ 6, दूसरे वाले के लिए भी 5 ऑप्शन आउट ऑफ 6, तीसरे वाले के लिए भी, चौथे वाले के लिए भी एंड लास्ट वाले के लिए 1 आउट ऑफ 6 है, ठीक है? बट चलो आप 1 ही लिख लो क्योंकि ये तो फिक्स ही है, ये तो हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है? तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5/6 की पावर 4, राइट? ये हमारे पास आ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट D5 इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है? D5 पे एक ऐसा नंबर ऑब्टेन होगा जो बाकियों से अलग है, ठीक है? बट हमसे क्वेश्चन में तो पूछा गया था कि सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए बाकियों के कंपेरिजन में। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी D5 ये सेम अपीयर होगा एज अदर, ठीक है? इसका एक नंबर सेम होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो अपीयर होगा बाकियों की तरह, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना 1 - अपीयर नहीं होगा,
ठीक है, ये वाली जो पूरी चीज हमने मानी इसको पी डैश बोल देता हूँ। ठीक है, 1 माइनस इसको पी डैश कह सकते हैं, राइट, सही कहा। चलो लिख दिया हमने 1 माइनस पी डैश। लो, अब 1 माइनस 5/6 की पावर 4, इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो 5 की पावर आप 4 टाइम्स करोगे तो ये आपका हो जाएगा 625, एंड 6 की पावर 4 टाइम्स करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1296। ठीक है, अब आप यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 671 अपॉन 1296 ये आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, एक बार देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन है। ठीक है, फॉर्मेट यही रहेगा, बट जस्ट एक नंबर का चेंज होगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 6 की जगह 5 डाइस बोल दें। ठीक है, मतलब सॉरी, यहाँ पे 5 डाइस की जगह 6 डाइस बोल दे, 7 डाइस बोल दे, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मेट कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 671 अपॉन 1296, यानी कि ये वाला। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आलिया रोट एन एग्जाम दैट कंटेन 20 MCQ। ठीक है, चलो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिखते चलते हैं। तो देख, आलिया का एक MCQ का टेस्ट होना है। ठीक है, और ये टोटल 20 MCQs हैं। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन आउट ऑफ विच ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है कि जो ये क्वेश्चंस आते हैं इनमें से एक सही होता है, बाकी सारे गलत होते हैं, राइट, एक सही 3 गलत। अच्छा, और जो सही होगा उसका 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, 1 मार्क्स। गलत होने पे तो ऑब्वियसली कोई मार्क नहीं मिलेगा, तो 0। सही होने पे 1 मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क। ठीक है, शी नोज द करेक्ट आंसर ऑफ 10 क्वेश्चन। अच्छा, अब ये आलिया को 20 में से 10 क्वेश्चन का आंसर तो 100% पता है। ठीक है, ये इसको श्योर है इसके बारे में। एंड फॉर द रिमेनिंग 10 क्वेश्चन सी चूज द ऑप्शन एट रैंडम, मतलब बाकी 10 में क्या करेगी, तुक्के लगाएंगे। चलो लिख लेते। देखो हम जैसे जैसे क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में उसको लिखते जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, अज्यूम दैट ऑल द क्वेश्चंस आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल स्कोर मोर देन 17 मार्क्स। तो यहाँ पे हमें कंडीशन देती है, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि ये 17 से ज्यादा मार्क्स स्कोर करे, राइट। ओके, अब ये कंडीशन है। अच्छा, अब देखो इसको 10 क्वेश्चन तो पता ही है, तो मतलब इसके 10 मार्क्स तो फिक्स्ड है, ये आने ही है, राइट। अब ये जो 10 में तुक्के लगाने वाली है इसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि इसके ओवरऑल मार्क्स 17 से ज्यादा आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, हमसे यहाँ क्या कहा गया, मोर देन 17, मतलब इक्वल भी है। तो इसका मतलब है इसके यहाँ पे 10 में से एटलीस्ट 8 तो सही होने चाहिए। देखो 8 अगर सही होंगे तो 10 और 8 18 मार्क्स हो जाएंगे। अगर 9 सही होंगे तो 10 और 9 19 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये भी सारे के सारे सही हो जाएंगे तो 10 और 10 20। तो ये तीनों ही कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होंगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये, यहाँ पे हमारे पास 3 केस बन रहे हैं। ठीक है, 3 केस बनेंगे। केस 1, अब ये जो 10 तुक्के लगा रही है उसमें से इसके लाइक 8 सही हो जाए। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं एक बार। तो देखो 10 में से 8 सही होने चाहिए। अब देखो साथ में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं। ठीक है, 10 में से 8 सही होने चाहिए। अब जो सही होगा, देखो एक सही होगा आउट ऑफ 4। ठीक है, इसकी पावर जो भी हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं उसको ही लिखते हैं, राइट। ओके, अब गलत होने वाले क्या थे, 3/4। ठीक है, अब देखो अगर 8 यहाँ पे सही हो रहे हैं तो 2 गलत भी होंगे। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले फॉर्मूला से। ठीक है, केस नंबर 2 देखते हैं। अब केस नंबर 2 ये कहता है कि 10 में से हो सकता है 9 क्वेश्चन सही कर दिए, तो 10C9। ठीक है, सही होने वाले की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 होती है, मतलब हर 4 में से एक ऑप्शन सही रहता है, मतलब हर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये इसकी पावर 9 और ये आप हो जाएगा 3/4 की पावर 1। ठीक है, अब लास्ट केस देखते हैं, केस 3। 10 में से 10 सही है, तो 10C10 1/4 की पावर 10 एंड 3/4 की पावर 0, राइट। अब तीनों केसेस को आप जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों को अब तीनों इनका एडिशन करना है। अच्छा, यहाँ पे एडिशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन डायरेक्ट इसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप मैच कर लो। ठीक है, इन सबका एडिशन, ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा, यही सही है। देखो 10C8 फिर 1/4 की पावर 8 एंड 3/4 की पावर 2। ठीक है, तो हमने यहीं पे लिखा 1/4 की पावर 8, 3/4 की पावर 2 एंड सेम ये यहाँ पे आगे कॉन्टिन्यूशन में गया है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, देन आपको एज पर ऑप्शन खुद को यहाँ पे लाइक सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, खुद को इस तरीके से तैयार करना पड़ेगा कि जो पर्टिकुलर ऑप्शन आपको गिवन है आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कंपनीज कोकोबरा, ड्यूक एंड एसजी प्लेस सप्लाई, एसजी सप्लाई 25%, 35% एंड 40% ऑफ द क्रिकेट बॉल। तो आपको पता होगा कि ये 3 अलग अलग कंपनियां जो क्रिकेट बॉल्स बनाती हैं।
तो इनका यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है कि कितना % ये बॉल बना के सप्लाई करते हैं क्रिकेट में, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस सोर्स मतलब प्रीवियस रिकॉर्ड ये दिखाता है कि 5%, 10% और 2% यहाँ पे जो बॉल होती है वो डिफेक्टिव निकलती है रिस्पेक्टिवली ऑफ दिस कंपनीज, ठीक है। मतलब 5% यहाँ पे कोकोब्रा की बॉल डिफेक्टिव होती है, 4% ड्यूक की एंड 2% एसजी की। ओके, इफ अ क्रिकेट बॉल वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्रिकेट बॉल वाज सप्लाइड बाय कोकोब्रा। तो यहाँ पे एक तरीके से आपको दिख रहा होगा कि बेस थ्योरम वाला हिसाब दिया हुआ है कि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है या बोला जा रहा है कि अगर आपको जो बॉल मिली है वो डिफेक्टिव है तो कितना % चांस है कि वो जो बॉल होगी वो कोकोब्रा ने लाइक बनाई होगी या सप्लाई करी होगी। तो एक काम करते हैं, पहले सारी चीज़ें लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कोकोब्रा की कितनी है, कितनी मतलब बॉल है वो सप्लाई करते हैं, तो 25% है। 25% का मतलब हो गया 25/100 यानी कि 0.25, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ओके, ऐसे हम बाकी भी लिख देंगे। ड्यूक के लिए हो जाएगा 0.35 एंड एसजी स्पोर्ट के लिए हो जाएगा 0.40, ठीक है। अब आगे और हमें बताया गया है कि यहाँ पे जो डिफेक्टिवनेस है, तो देखो प्रोबेबिलिटी बॉल डिफेक्टिव होगी सच दैट कोकोब्रा ने वो बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लगा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज डिफेक्टिव गिवन द कंडीशन बॉल इज सप्लाइड बाय कोकोब्रा, ठीक है। तो ये हमको 0.05 गिवन है। अगला देखते हैं, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होगी और यहाँ पे ये ड्यूक ने सप्लाई करी है, इसके चांसेस 0.04 और प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव है और एसजी स्पोर्ट ने सप्लाई करा, इसका हो गया 0.02, ठीक है। 2/100 कर दिया। चलो बहुत अच्छे। अब ये हमने लिख दिया। अब हमसे क्या निकालने के लिए क्या कह रहे हैं, बेस थ्योरम का यूज करते हुए हमें प्रोबेबिलिटी जाननी है कि बॉल डिफेक्टिव है, ठीक है। देखो कोकोब्रा ने बॉल बनाई है व्हेन इट इज डिफेक्टिव, ठीक है। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस थ्योरम लगाएंगे। तो पता है बेस थ्योरम लगाते हुए हम क्या करते हैं, जो कंडीशन दी जाती है हम उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कोकोब्रा वाली कंडीशन दी गई है, राइट। तो देखो डिफेक्टिव होगी और कोकोब्रा ने बनाई है, इनटू में प्रोबेबिलिटी कोकोब्रा यहाँ पे सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में। अब यही सब आप लोग लगातार मल्टीप्लाई करते जाओगे। देखो प्रोबेबिलिटी कोकोब्रा इनटू प्रोबेबिलिटी इफेक्टिव व्हेन कोकोब्रा ने सप्लाई करी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी D/K, राइट, ये मल्टीप्लाई कर दिया प्लस अब ये दूसरा वाला देखो PD D/D, ठीक है। तो ये देखो ये नीचे 0.35 और 0.04 को मल्टीप्लाई करना है प्लस अब ये दोनों लास्ट वाले PS इंटू में PD/S, ठीक है। अब जस्ट आपको इनमें वैल्यू डालनी है। तो देखो प्रोबेबिलिटी D/K इसकी वैल्यू थी 0.05, ठीक है। तो लिख सकते हैं 0.05 इंटू में PK की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 0.25। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब नीचे देखो सबसे पहले तो यही सेम चीज लिखी हुई है तो इसको एज इट इज लिख देता है, ठीक है। तो देखो PK की वैल्यू आपकी 0.25 और इसकी वैल्यू 0.05, ठीक, प्लस 0.35 0.04, ठीक है। देखो जस्ट हम ये मल्टीप्लाई करते चले, 0.25 को 0.05 से मल्टीप्लाई किया, 0.35 को 0.04 से मल्टीप्लाई किया। अब ऐसे ही प्लस में 0.40 को 0.02 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। लो कर दिया 0.02। ओके, अब यहाँ पे आप नॉर्मल मैथमेटिक्स है, आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.0125 अपॉन में 0.0345, ठीक है। डेसिमल्स को कट करोगे तो 125 अपॉन 345 है, राइट। कट डाउन करोगे 25 ऊपर 69 नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन भी आपका बी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है और इसके अकॉर्डिंग हमसे कहा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे एक करेक्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है। तो CDF देखते हैं, देखना है हमको यहाँ पे कौन सा क्यूमुलेटिव वाला सही बता रहा है। तो जस्ट आप कंडीशन मैचिंग करोगे तो देखो जब आपका यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तब ये 0 होना चाहिए, ठीक है। ओके देखो जब मतलब 0 से छोटा है, 0 के इक्वल पे तो इसकी वैल्यू 0.5 है, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन मैचिंग करें तो सब में ये कह रहा है, देखो x से जब 0 है मतलब x 0 से छोटा है तब यहाँ पे आपकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे चारों ही केसेस में है, तो इसका मतलब इसके बेसिस पे तो बता नहीं सकते हैं। देखो जब आपकी वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल टू 0 है, ठीक है, एग्जैक्ट इक्वल टू 0 है तब इस पर्टिकुलर केस में आपकी वैल्यू 0.5 होनी चाहिए, ठीक है, 0.5। ओके, तो यहाँ पे 0.5 0.5 0.5 एंड 0.5 है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, 0 से 0.5 तक जब आप मूव करते हो मतलब ये वाला हिस्सा, जब आप 0 से 0.5 की तरफ मूव करते हो तो आपका ग्राफ ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब 0.5 से ऊपर जा रही है वैल्यू, बढ़ रही है। तो आपका 0.5 प्लस x होना चाहिए, ठीक है, 0.5 प्लस x। तो ये नेगेटिव वाले तो ऑप्शन डायरेक्ट ही कट गए।
सही कहा। ओके, तो ये नेगेटिव वाले डायरेक्ट ऑप्शन कट गए। अब हम हमारे पास ये ए या तो डी, इन दोनों में से देखना है। अब देखो यहाँ पे 0.5 के बाद 0.5 से 0.1 तक इसमें डिक्लाइन आना चाहिए, राइट। देखो 0.5 से 1 के बीच में यहाँ पे डिक्लाइन आना चाहिए, तो मतलब 1.5 से नीचे होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ गिरना चाहिए, राइट। देखो लास्ट वाले ऑप्शन में तो यहाँ पे प्लस बोला गया, तो ये तो राइज कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो 0.5 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू नीचे गिरनी चाहिए, नेगेटिव एक्स का मतलब ये नीचे गिर रहा है, ठीक है। और जब आपकी वैल्यू 1 के इक्वल है तो यहाँ पे वैल्यू जो होनी चाहिए आपकी, देखो 1 ये रहा ना, जब 1 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू 0.25 आ रही है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा है। और जब आपकी वैल्यू 2 से बड़ी है या 2 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे 0 हो जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो पहला वाला हमको यहाँ पे CDF गिवन है, ये पर्टिकुलर कंडीशन, ये सबको ही सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ओके, आपको एग्जैक्ट सेटिस्फिकेशन नहीं देखना था, आपको देखना था कि कौन सा लगभग सेम बिहेवियर दिखा रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ केसेस में लगभग मतलब 99% केसेस में आप कह सकते हो कि आप कंडीशन मैपिंग से, कंडीशन मैपिंग कह लो या कंडीशन मैचिंग कह लो, इसके थ्रू ही आप आंसर निकाल पाओगे स्टैट्स में भी एंड इवन आपके CT में भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको बोला गया है लेट एक्स बी ए यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ का मतलब हो गया आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। ये आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल टू के मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। अच्छा, अब आपसे ये पर्टिकुलर कंडीशन लगा के कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो हम पहले एक बार फंक्शन लिख लेते हैं। तो देखो हमारा फंक्शन बोलता है कि आपकी वैल्यू के होगी जब आपका मोड एक्स 2 से छोटा या बराबर है। तो आपको पता होगा कि मोड एक्स, इसको जब भी हम इस इनइक्वालिटी को खोलते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ये -2 से आपका बड़ा होगा एक्स की वैल्यू और 2 से छोटा होगा, राइट। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। ओके, आप इक्विवेलेंट दोनों को में से किसी को भी कह सकते हो। लेट से हमने यहाँ पे +1 साइड ले लिया, ठीक है। तो हम ये वाली कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, -2 से 2 के बराबर, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी PDF में हमारे पास एक फंक्शन का फॉर्मूला रहता है, हम उसका यूज करेंगे। देखो इंटीग्रेशन, जो भी आपको कंडीशन दी गई है, तो यहाँ पे -2 से 2 की तरफ हम जा रहे हैं, राइट। -2 से 2 की तरफ आपका जो भी फंक्शन की वैल्यू वो डॉट dx एंड इसकी वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए। तो बेसिकली एक तरह से ये बता रहे हैं कि सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके इक्वल टू 1 आता है। तो हाँ, ये वाली बात तो सही है, ठीक है। सारे प्रोबेबिलिटीज कह लो या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, उन सबको ऐड करने पे आपका 1 आना चाहिए, ठीक है। आपका fx यहाँ पे k गिवन है, ठीक है। आपको पता है कि k जो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, k हमारा कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो ये -2 से 2, अंदर बच रहा है dx इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपको पता है कि dx कह लो या 1 dx कह लो, इसका इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है। तो यहाँ पे x आ गया, ऊपर 2 नीचे -2। अब यहाँ पे हम अपर माइनस लोअर लगा सकते हैं, राइट। तो देखो x की वैल्यू पहले आप 2 रखोगे माइनस, फिर आप -2 रखोगे, ठीक है, इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपकी वैल्यू k की आ गई है 1/4, ठीक है। बहुत अच्छी, k की वैल्यू आ गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक। अब हम देखते हैं कि हमें कौन सी कंडीशन बोली गई है। अब ये तो अभी हमने k की वैल्यू निकालने के लिए सारा ड्रामा करा है। अब हमें मेन जो क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा। देखो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए कि x की वैल्यू 0.5 से या तो बड़ी रहे या तो इक्वल रहे, ठीक है। अब इसका मतलब हमारे गिवन केसेस के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 0.5 से लेके 2 के बीच में होनी चाहिए, सही कहा। 0.5 से 2 के बीच में होनी चाहिए आपकी x की वैल्यू, ठीक है। तो हमें ये पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करवाना है। तो इस बार का हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो ऐसे जाएगा 0.5 से 2 तक, और आपका k की वैल्यू 1/4 है, तो हम लिख देते हैं 1/4 डॉट dx। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, राइट। तो 1/4 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अंदर बच रहा है यहाँ पे 1 dx, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है। तो 1/4 x और इसमें लिमिट है ऊपर 2 और नीचे 0.5, राइट। अब इसमें भी वही करेंगे, अपर माइनस लोअर, ठीक है। तो आप x की वैल्यू एक बार 2 रखोगे माइनस x की वैल्यू 0.5 रखोगे, तो ये आपका हो जाएगा ओवरऑल 2 माइनस 0.5 और 1/4 तो बाहर था ही, ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ रही है, 1/4, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई। अब देखो, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 में से आधा जाएगा तो 1.5 बचेगा, ठीक है। 1.5/4, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.375 डिवाइजन करने पे, ठीक है। हमको यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक बताना है, इसलिए हमने ये, ठीक है। तो इसका यही फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस बार इस पर्टिकुलर केस में हमको एक टेबल बना के दी गई है एंड इस केस में हमसे बोला जा रहा है एवरेज निकालो,
तो ये तो बहुत सिंपल है, आपने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत करे इवन अपने क्वालिफायर में भी, क्विज 1 में भी एंड क्विज 2 में भी। ठीक है, सो इस वाले को हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर टेबल गिवन है, इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये हमारा टेबल बन गया। ठीक, 4 सेक्शन है तो हम यहाँ पे 5 सेक्शन में डिवीजन करेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारा जो भी इंटरवल है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो इंटरवल हमको गिवन है 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 एंड 65 से 70। ठीक है, और इनकी फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है 7, 8, 15 एंड 20। अब आपको पता है कि आपको कभी भी इंटरवल वाले में निकालना होता है। देखो सीधी सी बात है, मीन कह लो या एवरेज कह लो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई होता है, राइट। ये वाला फॉर्मूला था, ये मैंने आपको अपनी वीकली समरी सीरीज में बहुत बार बताया। ठीक है, अब आपको ये पास यहाँ पे एफ आई तो है बट एक्स आई नहीं है, तो आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आपका इंटरवल वाला केस होता है तो आप इसमें एम आई निकालते हो। एम आई का मतलब होता है बेसिकली आप कह सकते हो लाइक इनका क्लास मार्क। ठीक है, अब आपका एम आई और एक्स आई एक जैसे बिहेव करते हैं तो आप इसको एक्स आई भी मान सकते हो। ठीक है, चलो हम यहाँ पे अभी निकाल देते हैं। तो अब ये एक्स आई आप कैसे निकालोगे, एक्स आई आप निकालोगे 50 प्लस 55 डिवाइड में 2 करेंगे। ठीक है, जब आप ये करोगे तो आपके पास देखने को मिलेगा 52.5। चलो लिख दिया 52.5। ऐसे ही आप इसके लिए भी करोगे 55 प्लस 60 अपॉन में 2, तो ये आपके पास आ गया 57.5। ठीक, अब देखो आपको यहाँ पे सीक्वेंस दिख रहा होगा कि 5 लगातार ऐड हो रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप बाकी आगे भी लिख सकते हो। ठीक है, 62.5 ये, 67.5 ये, राइट, बहुत अच्छे। अब आपको यहाँ पे अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हुए एफ आई एक्स आई करना है। ठीक है, तो जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 7 को 52.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 367.5। ठीक है, 8 को मल्टीप्लाई करोगे 57.5 से आएगा 460, 15 को मल्टीप्लाई करोगे 62.5 से तो आपके पास आएगा 937.5 एंड 20 को 67.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1350। ठीक है, अब आपको इनका एडिशन करना है, आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 3115। ठीक है, तो मेन के फॉर्मूले में ऊपर आप लिख दोगे 3115 अपॉन में टोटल फ्रिक्वेंसी चाहिए, टोटल फ्रिक्वेंसी मतलब सारी फ्रिक्वेंसीज को ऐड कर दो, तो ये आपका आएगा 50। ठीक है, तो डिवाइड में 50 लिख दो। जब आप ये करोगे तो आपके पास आएगा 62.3। ठीक है, इसका आंसर हमें 1 डेसिमल प्लेस तक देना है, इसलिए हम यहाँ पे राउंड अप करके 62.3 बोलेंगे आंसर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 फेयर डाइस आर रोल्ड। ठीक है, तो 2 डाइसेस को यहाँ पे एक साथ फेंका गया है। ओके, फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एवरेज ऑफ द आउटकम ऑन बोथ डाइस विल बी अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखो अब देखो ये आपको पता है कि ये हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, जब भी हम दो डाइसेस को एक साथ फेंकते हैं तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस आता है। ठीक है, ये पॉसिबल ऑप्शन रहते हैं। अब यहाँ पे हमसे एक रैंडम वेरिएबल डिस्क्राइब कर दिया गया, डिफाइन कर दिया गया कि जो एवरेज होना चाहिए वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्योंकि 2 नंबर है, अब आपको 2 नंबर को ऐड करना है। ठीक है, देखो x प्लस वाई पॉन में 2 करोगे तो यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर आना चाहिए। अब नेचुरल नंबर का मतलब है या तो 1 हो या तो 2 हो या तो 3 हो 4 हो, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, डेसिमल वगैरह में नहीं होना चाहिए। अब देखो डेसिमल में नहीं होने का मतलब क्या है, बेसिकली 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 2n, 2n का मतलब हो गया 2 का मल्टीपल, या फिर अगर आप कॉमन दिमाग लगा लो। ठीक है, देखो ऐसे सोच लो, जब आप 1 प्लस 1 करोगे, देखो सम ही तो है ना, इनका एवरेज मतलब 1 प्लस 1 आप अपॉन में 2। ठीक है, ओके, देखो हाँ, द एवरेज ऑफ द आउटकम ऑन बोथ डाइस विल बी अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमारा जो आउटकम आना चाहिए, अच्छा सॉरी यहाँ पे हमसे एवरेज ऑफ द आउटकम ऑन द बोथ नंबर विद डाइस विल बी। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। देखो 1 प्लस 1 करा, ठीक है 1 प्लस 1 करोगे तो आपके पास 2 आएगा, और एवरेज में हम यहाँ पे मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन करते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन में 2 करोगे तो काटने पे 1 आएगा, विच इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, वही अब आप अगला वाला करके देख लो, 1 और 2 को, 1 और 2 को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 3/2 विच इज इक्वल टू लाइक कोई भी डेसिमल में कुछ नंबर आएगा 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 1.5 होगा, मे बी देख लेना, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, 1.5 भी होगा, तो ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब 2 नंबर को ऐड करने पे अगर आपका इवन नंबर आ रहा है, ठीक है इवन नंबर मतलब 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि
वो एक नेचुरल नंबर फॉर्म करे। तो आपको देखना है कि किन को ऐड करने पे आपका पास एक नेचुरल नंबर या फिर 2 का मल्टीपल फॉर्म होगा। तो देखो 1,1 है, इन दोनों को ऐड करने पे 2 आता है, ठीक है। सेम तरीके से आप आगे देख सकते हो, देखो 1,3 हो गया, 1,3 को ऐड करने पे 4 आएगा, ठीक है। 1,5 हो गया, इनको ऐड करने पे 6 आ रहा है, ठीक है। देखो 2,2 हो गया, 2,4 हो गया, 2,6 हो गया, ठीक है। आपको सीक्वेंस दिख जाएगा 3,1, 3,3 एंड 3,5, यस, ठीक है। 4,2, 4,4, 4,6, 5,1, 5,3, 5,5 एंड 6,2, 6,4, 6,6, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर मैंने सर्कल करे, ये आपके लाइक इनको ऐड करने पे आपके पास 2 का मल्टीपल आएगा। इसका मतलब जब आप इनका एवरेज निकालोगे, इन दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करके, तो वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, कभी भी वो आपका फ्रैक्शन वगैरह में नहीं आएगा। जब आप इनको काउंट करोगे तो ये आपके पास 18 नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। यानी कि 18 आउट ऑफ 36 नंबर आपके यहाँ पे ये पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ऊपर यहाँ पे अपना फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट लिख दिया, ठीक है। तो ये 1/2 यानी कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है उसका आंसर हो गया 0.5, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी टू रैंडम वेरिएबल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट सच दैट वाई इक्वल टू, तो ये कुछ हमें कंडीशन गिवन है, इसको पहले लिख लेते हैं। वाई इक्वल टू 5x + 4, ठीक है। आपको यहाँ पे वेरिएंस ऑफ वाई दिया गया है 25 और ई ऑफ वाई यानी कि आपका एक्सपेक्टेशन भी दिया हुआ है 40। अब एक काम करो, अच्छा देखो और भी कुछ बोला गया है हमसे, मेन क्वेश्चन ये निकालने के लिए कहा जा रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ 7x + 9, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन को कभी भी खोलते हैं तो ये क्या करता है, कॉन्स्टेंट को इग्नोर करता है, ठीक है। तो 7 बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x + 9 को भी इग्नोर मारेगा तो ये 9 भी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस में 9 हमको ये जो ग्रीन में लिखा है मैंने, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो पर्टिकुलर कंडीशन हमको गिवन है, अब हम क्या करते हैं, इस कंडीशन का यूज करते हैं। अच्छा हमें अगर हम ये एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं बोथ साइड, ठीक है, 5x + 4, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। देखो ई वाई की वैल्यू तो आपको डायरेक्टली गिवन है 14। अब यहाँ पे जब आप खोलोगे तो ये आपका 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को यहाँ पे एक्सपेक्टेशन इग्नोर करता है, ठीक है। 5 बाहर आ गया, EX + 4 को भी इग्नोर करेगा तो 4 बाहर आ जाएगा। 40, 4 को उधर भेज दोगे तो 10 हो जाएगा, 10 = 5 EX, ठीक है। कट करा तो यहाँ पे EX की वैल्यू आ गई है 2, बस यही हमें चाहिए था। देखो इसकी वैल्यू 2 आ गई, 7, EX की वैल्यू 2 है + 9, तो 7 2 जब 14, 14 + 9 यानी कि 23, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। यही हमें चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सैम्पल वेरिएंस ऑफ अ मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन स्टैट्स इज 25, ठीक है। सैम्पल हमें वेरिएंस दे दिया गया है, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। वेरिएंस ऑफ, मान लो इसको x बोल दिया, ठीक है। वेरिएंस ऑफ x गिवन है 25, सैम्पल वेरिएंस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स इज 16, इसको y बोल देते हैं। वेरिएंस ऑफ y आपको गिवन है 16, बहुत अच्छे। इफ द सैम्पल कोवेरिएंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन स्टैट्स एंड मैथ्स इज 8, तो आपको कोवेरिएंस दे दिया गया यहाँ पे x और y का 8, तो आपसे कहा जा रहा है कि कोरिलेशन क्या होगा। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आपको याद होगा कि कोरिलेशन जिसको हम इसे रो से डिनोट करते हैं, अगर आपको x और y का यहाँ पे कोरिलेशन चाहिए तो इसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ x, y अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। अच्छा अब आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ वेरिएंस, सही का। अच्छा ओ सॉरी, यहाँ पे गलती कर दिया भाई, यहाँ पे रूट नहीं आएगा, डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता होता है कि जो आपका वेरिएंस होता है जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ठीक है, और जो सिग्मा होता है ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये आपका वेरिएंस है, राइट, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आपको पता होगा कि वेरिएंस का स्क्वायर इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। ओके आई थिंक मैं उल्टा बोल दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके लेट मी कन्फर्म एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। देखो आपको पता है कि सिग्मा स्क्वायर हमारा वेरिएंस होता है और सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रिलेशन की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि वेरिएंस का स्क्वायर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है, ठीक है।
ओके, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन का यूज कर लेते हैं। देखो, अभी मेरे को ये सब याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप एक बार देख लेना कि इनका डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है। बाकी ये कोवेरियंस वाले रिलेशन में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा मैंने आपको वीकली समरी में क्वेश्चन भी कराया था। लाइक अगर आपको वेरियंस की टर्म में लिखना है तो आप यहाँ पे अंडर रूट में सीधे सीधे वेरियंस लिख दोगे, ठीक है, वेरियंस ऑफ एक्स इंटू में वेरियंस ऑफ वाई, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में अभी के लिए याद रख लो, अगर आपको नहीं याद है तो, ठीक है, ये फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। तो देखो, आपको यहाँ पे रो एक्स वाई तो निकालना ही है। कोवेरियंस एक्स वाई आपके पास 8 गिवन है, अपॉन में अंडर रूट 25 इंटू में 16, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 8 अपॉन में रूट 25 आपका हो जाएगा 5, रूट 16 हो जाएगा 4, ठीक है। 8 अपॉन 20 यानी कि आपका फाइनल आंसर आ गया 0.4, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर सॉल्व हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 10th क्वेश्चन हमको गिवन है, अपकमिंग टेस्ट सीरीज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 5 मैचेस। तो इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में यहाँ पे 5 मैचेस की सीरीज है। अज्यूम इन द टेस्ट मैच ओनली 2 आउटकम आर पॉसिबल, इधर नन टीम विल विन और अदर टीम, ठीक है। तो मतलब या तो एक टीम जीतेगी या तो हारेगी, इस बात ये है, ठीक है। ओके, अज्यूमिंग दैट बोथ टीम्स आर इक्वल चांसेस ऑफ विनिंग द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन दैट इंडिया विल विन मोर देन 3 टेस्ट मैच। तो हमें यहाँ पे बोल दिया, देखो, एक रैंडम वेरिएबल एक्स अज्यूम कर लेते हैं जो कह रहा है कि विन डिनोट कर रहा है, ठीक है। हमें चाहिए कि जो विन है वो 3 से ज्यादा हो। 3 से ज्यादा मतलब या तो आप 4 मैचेस जीत सकते हो या तो आप सारे के सारे यानी कि 5 मैच जीत जाओ, ठीक है। ये कंडीशन है। अब प्रोबेबिलिटी डेट इंडिया वुड विन, ये हाफ होगी, आधा चांस है कि इंडिया जीतेगी, ठीक है। ये विन्स की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और इंडिया हारेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी आधी होगी। चलिए, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे हम दोनों केसेस लिख लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू 4 वाला, ठीक है। तो देखो, 5 में से आपको 4 मैच जीतने होंगे, जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी हाफ है, ठीक है। और जो नीचे लिख रहे थे उसको हम ऊपर लिख देते हैं, और हाफ यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। 4 और 1 5 होने से, चलो ये आ गया। ओके, अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, 5c4 को सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे 5 आएगा, और ये आपका हो जाएगा 1/2 की पावर ओवरऑल 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 5/32, तो बहुत अच्छी बात है। अब पी एक्स इक्वल टू 5 सॉल्व करते हैं। तो 5 में से आपको 5 मैच जीतने पड़ेंगे, विन की प्रोबेबिलिटी है हाफ, इसकी पावर 5 हो जाएगी, एंड लूज की प्रोबेबिलिटी है हाफ, इसकी पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। देखो, जो इधर होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, एंड अपर माइनस लोअर को यहाँ पे लिखते हैं, राइट। चलो, तो 5c5 आपको पता है ऊपर नीचे सेम रखता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। 1/2 की पावर 5 यानी कि इसकी वैल्यू है 1/32, राइट। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। सो इनको आप ऐड करोगे तो 5/32 प्लस 1/32, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पे आपके पास आ जाएगा 6/32, यानी कि अगर आप ऑप्शन मैचिंग करोगे तो पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे सही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द लाइफ टाइम ऑफ अ लाइट बल्ब इन ईयर इज एन एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल, जहाँ पे आपको लैम्डा पहले से डिफाइंड है 0.5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लाइट बल्ब लास्ट बिटवीन 2 to 6 ईयर, ठीक है। एंटर द आंसर अप टू 2 डेसिमल डिजिट, ठीक। सो देखो, लैम्डा में गिवन है 0.5, फंक्शन हमको पता है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें याद रहता है कि ये कुछ ऐसा लिखता है 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, राइट। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब इसी का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी कि जो आपका एक्स है यानी कि इसकी जो लाइफ टाइम है वो चले 2 से 6 ईयर के बीच में, एंड मतलब इक्वल भी हो सकता है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है इक्वल वाले केसेस में हम यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन बोल सकते हैं इसे, यानी कि आपको F2 माइनस सॉरी अपर फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो ये आपका हो जाएगा F6 माइनस F2, ठीक है। देखो, फाइनल माइनस इनिशियल अगर आप इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो तो अब आप यहाँ पे क्या करो, अपना आप F6 निकाल लो पहले, ठीक है। तो देखो, x को हमें रिप्लेस करना है 6 से, सॉरी, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा की वैल्यू 0.5, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे x आपने यहाँ पे 6 लिया तो 6 ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 2, ठीक है। अब अगला निकालते हैं अब यहाँ पे F2 लेना है आपको, ठीक है। तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.5 इंटू में 2, सो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है। देखो, आपको F6 माइनस F2 चाहिए था, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 3 माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, ठीक है। तो देखो, जब आप ये करोगे तो ये आपका 1 से तो 1 डायरेक्टली कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस 3 प्लस ई की पावर माइनस 1, ठीक है।
अब आप कैलकुलेटर की हेल्प से इनकी वैल्यूज निकालोगे, जब e की पावर -3 की और e की पावर -1 की, और इनको ऐड करोगे, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी यहाँ पे आपकी इक्वेशन लग रही है, ठीक है, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 0.3181। एंड आप इसको लाइक आप इसको राउंड अप कर दोगे अप टू 2 डेसिमल, यानी कि 0.32 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A box contains 3 type of bulb, type A, type B and type C. Okay, the probability that the type A bulb lasts for more than 300 hours is 0.7। तो कंडीशन यहाँ पे मैं दी हुई है, इसको लिखते चलते हैं। ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है एक तरीके से बेस थ्योरम का ही यहाँ पे पार्ट है। ठीक है, तो देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी, जो टाइम है वो आपका 300 घंटे से ज़्यादा होगा और आपने ए यूज़ किया है, ये है 0.7। ठीक है, जो ये है ना यहाँ पे 0.7। ओके, और प्रोबेबिलिटी पूरा लिख लेते हैं। चलो, प्रोबेबिलिटी टी आपका 300 से ज़्यादा होगा और आपने बी यूज़ किया है, इसके चांसेस हैं यहाँ पे 0.6। एंड प्रोबेबिलिटी टी आपका 300 घंटे से ज़्यादा है एंड आपने सी यूज़ किया है, इसके चांसेस है 0.5। अब प्रोबेबिलिटी आप ए वाला बल्ब यूज़ करते हो, इसके है 20%, सॉरी 30%। ठीक है, 30% का मतलब 30/100 यानी कि 0.30। पी बी आपका हो जाएगा 0.20 एंड पी सी आपका हो जाएगा 0.50। बहुत अच्छे। अब हमें चाहिए कि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए कि ये 300 से ज़्यादा रहे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपका यहाँ पे 300 से ज़्यादा रहे, तो जस्ट आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, डेट्स इट। ठीक है, तो देखो आप 0.7 को मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो सेम वालों को सेम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए वाले को ए से, बी वाले को बी से, सी वाले को सी से कर देते हैं। तो 0.7 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.30 से प्लस, ठीक है, बीच में प्लस का साइन लगाते जाओगे। 0.6 को मल्टीप्लाई करोगे 0.20 से प्लस 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे 0.50 से। तो ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व करोगे तब प्लस फाइनल आंसर आएगा 0.58। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन अ फंक्शन 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज आर इन्वाइटेड, दे कैन ईदर सिट इन अ स्ट्रेट लाइन और अराउंड अ राउंड टेबल। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन दे दी गई है कि जितने भी लड़के हैं उनको एक साथ बैठना है हर केस में। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा दोनों केसेस के बीच में। तो पहले केस 1 लगा देते हैं, जब ये एक स्ट्रेट लाइन में बैठते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये कुछ ऐसे मान लो एक लाइन में बैठ गए। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे ये 7 लोग हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। अब 7 में से जो 3 लड़कियां उनको तो साथ रखना है। ठीक है, ये हमारी 3 लड़कियां हो गई और ये बाकी के 4 लड़के हैं। ठीक है, 4 बॉयज, गर्ल्स, 3 गर्ल्स को हमेशा साथ रखना है और 4 बॉयज को एक साथ रखना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि कभी भी कंबाइन टुगेदर वाला केस है, लाइक एक साथ करने वाला, तो आप इन तीनों डब्बे को कंबाइन एक डब्बा मान लो। ठीक है, ये आपका एक डब्बा हो गया बड़ा सा, और बाकी के जो बॉयज वाले 4 डब्बे हैं इनको तो रखो ही। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो आपके पास यहाँ पे सीधी सी बात हो गया, देखो ये आपका हो जाएगा, अच्छा 4 है ना, यहाँ पे एक डब्बा बताया है, हाँ 4 हो गया। ठीक है, 5 ऑप्शन इसके लिए, 4 ऑप्शन इसके लिए, 3 इसके लिए, 2 इसके लिए, 1 इसके लिए, राइट। ये अरेंजमेंट हमने सेट कर लिया। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल आ गया। एंड अब आपको पता है ये जो 3 लड़के थे ये भी आपस में इधर उधर हो सकते हैं, इनके भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो आप जितने भी नंबर हो आप इनके फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, आप इसको सॉल्व करोगे तो अब क्या वैल्यू आएगी 720। ठीक है, ओके, आप ये देख लेना 720 वैल्यू आएगी। ओके, अभी केस 1 की हमने निकाल ली वैल्यू, अब केस 2 निकालते हैं। ठीक है, केस 2 में आपका यहाँ पे राउंड टेबल वाला क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी राउंड टेबल रहता है तो यहाँ पे हम n-1 फैक्टोरियल का यूज़ करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है। ठीक है, n का मतलब टोटल कितने लोग हैं, तो आप यही वाला केस सिनेरियो यूज़ करोगे 5 लोगों वाला, तो 5 - 1 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा, यानी कि 4 फैक्टोरियल इनटू में, क्योंकि 3 लड़कियां यहाँ पे राउंड टेबल में भी अपनी जगह आपस में चेंज कर सकती हैं, तो इसलिए 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें भी। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल करोगे तो आ जाएगा 144। अब आपको इनका डिफरेंस चाहिए था। ठीक है, डिफरेंस का मतलब माइनस करना पड़ेगा, 720 माइनस 144, तो जब आप ये करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 576। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली फॉर्म करना होगा। ठीक है, तो ये मैं चाहूँगा इसको आप एज अ होमवर्क लो। ठीक है, बहुत ईजी है, यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन है तो इसके एक से ज़्यादा आंसर होंगे। ठीक है, सिंपल, जैसे अभी हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाले केस बनाए थे ना अलग अलग। ठीक है, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, ये वाले, ठीक है, जब हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था एकदम सेम इसकी तरह आपको यही सेम फिनोमेना लगाना है, आपका आराम से वाला क्वेश्चन बच जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में से कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो
PMF की पहचान क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जो प्रोबेबिलिटीज रहती है P x इक्वल टू एक्स, जब आप इनको ऐड करते हो तो इन सबका सम आपका 1 आना चाहिए। एंड ये जो जितनी भी आपकी प्रोबेबिलिटीज है P x इक्वल टू एक्स, ये आपकी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, यही दो कंडीशन रहती है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कोई भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाएगा। तो अब इन चारों के लिए हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये MS के लिए मल्टीपल सिलेक्ट करते हैं। तो एक एक करके हम इनको चेक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से पहले ये स्टार्टिंग के 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाला सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहली बात यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ये पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। तो देखो 3/4 पॉजिटिव है, 1/4 की पावर एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो देख, अगर हम मिनिमम वैल्यू पे देखें, 0 भी रख के देखें, तो यहाँ पे 4 की पावर 0 आपको पता है कि 1 ही होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे 3/4 आ रहा है अगर मिनिमम वैल्यू लेके चल रहा है, और ये पॉजिटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव वाला टेस्ट तो ये पास कर गया। ठीक है, पॉजिटिव तो ये होगा, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, पहला वाला पॉजिटिव वाले टेस्ट को पास कर गया। अब इसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जो सम होगा, ठीक है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन प्रोबेबिलिटीज, ये आपका कहाँ से कहाँ तक है, एक्स की मिनिमम वैल्यू आपकी 0 है एंड ये इन्फिनिटी तक जा रही है, ये आपका इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, तो रख देते, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समीशन एक्स इक्वल टू 0, ऊपर इन्फिनिटी तक हमें जाना है। और ये जो हमें फंक्शन गिवन है इसको लिख लेते हैं 3/4 इंटू में 1/4 की पावर एक्स। ठीक है, चलो अब 3/4 तो कॉन्स्टेंट, तो ये समीशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आ गया, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 इन्फिनिटी, अंदर बच रहे 1/4 की पावर एक्स। ओके, अगर आपने 11th क्लास में मैथमेटिक्स ली होगी तो आपको पता होगा ये एक तरीके से GP फॉर्म कर रहा है। ठीक है, आपने 10th क्लास में AP पढ़ा होगा। ठीक है, 10th तक तो सब नहीं पढ़ा होगा AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे एक हमारे पास होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पे मान लो आपके पास कोई A डिजिट है। ठीक है, इसका सीक्वेंस कुछ इस टाइप का दिखता है, A स्क्वायर, A क्यूब, A की पावर 4 एंड A की पावर n, ऐसे मतलब जाता रहता है ये। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मूव करता है। अगर आप कायदे से देखोगे तो ये भी इसी तरीके से जा रहा है। ठीक है, देखो 1/4 की पावर 0, फिर आप यहाँ पे 1 रखोगे। ठीक है, प्लस में 1/4 की पावर 1, फिर 1/4 की पावर 2, 1/4 की पावर 3। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इसी तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक GP फॉर्म कर रहा है, और GP को ऐड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है। ठीक है, सम, जैसे आपका SN का फॉर्मूला रहता था ना AP में, वैसे यहाँ पे GP में भी फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लेना, GP का फॉर्मूला क्या रहता है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहे थे, इन्फिनिटी का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला हमें पहले से डिफाइन रहता है और उसको हम यूज करेंगे, A/1 में 1 - R। और ये जो R है इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, जैसे आपका D निकाल देते ना आप, सेकंड वाला प्लेस पे जो भी डिजिट होती थी AP के अंदर, माइनस फर्स्ट वाला डिजिट, उसको मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे आपका D आ जाता था, वैसे यहाँ पे R आएगा। देखो लेट्स से आपकी मैंने ले ली 1/4 की पावर 1 एंड 1/4 की पावर 2, आप यहाँ पे बाद वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करो, इससे आपका R आ जाएगा। ठीक है, तो R निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1/4 का स्क्वायर डिवाइड में 1/4 की पावर 1। ठीक है, तो जब आप ये करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 4 ऊपर चला जाएगा एंड 4 का स्क्वायर नीचे, तो कट करोगे तो 1/4 ही आएगा। इसका मतलब आपका जो R है इस पर्टिकुलर केस में वो 1/4 है। ठीक है, देखो मुझे पता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है इस वाले में, बट ये वाला आप एक बार देख लो। ठीक है, वैसे तो बहुत कम टाइप के क्वेश्चन, मतलब बहुत कम आते हैं ये वाले, बट स्टिल मैं चाहता था हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा दूँ, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो देखो आपका R आ चुका है 1/4। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये आपका होता है फर्स्ट वाला। ठीक है, मतलब आपका पहला जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीरीज का जो पहला एलिमेंट होता है उसको हम A बोलते हैं। ठीक है, तो आपका A हो जाएगा 1/4 की पावर 0, क्योंकि 0 है x की वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में A 1 है, R 1/4 है। ठीक है, और हम यहाँ पे आप SN का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/1 - 1/4। ठीक है, सबमिशन करने पे एंड बाहर 3/4 था ही। ठीक है, 3/4 इंटू में, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 4/3। 3 से 3 कट कर सकते हो, 4 से 4 कट कर सकते हो, तो 1 आ रहा है एंड 1 ही हमें चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब पहले वाले ने दोनों टेस्ट पास कर लिए, 1 लाने वाला टेस्ट भी पास कर लिया एंड पॉजिटिव वाला टेस्ट भी पास कर लिया। इसका मतलब 1 तो हमारा आंसर होगा ही होगा। ठीक है, चलो अब अगला वाला चेक करते हैं, इसको मैं मिटाता नहीं एक्चुअली, ये काम का है। ठीक है, आपको सोल्यूशन लिखना पड़ेगा PDF में, तो देख पाओगे। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। ओके, अब सेकंड वाले को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो देखो, तो 2n+1 और x, यहाँ पे आपके x की वैल्यू 1 से लेके 2 से लेके आपका n तक जा रही है। ठीक है,
ये जो n है ये नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो पहला टेस्ट अब देखते हैं क्या ये पॉजिटिव नंबर होगा हमेशा। तो देखो ये 2 है, आपका n है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ये जो पूरी चीज़ है ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी ही होगी। अब x को देख लेते हैं, x की वैल्यू आपकी 1 2 3 4, तो ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये ओवरऑल पूरा पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला टेस्ट भाई ने पास कर लिया है, ठीक है। चलो कर लिया भाई, अच्छी बात है। अब दूसरा वाला टेस्ट देखते हैं, सबमिशन करने पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को सबमिशन करने पे आपकी यहाँ पे x की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से एंड n हो रही है नेचुरल नंबर n पे, ठीक है। तो n बोल देता है, चलो ठीक है, नेचुरल नंबर n तक भी जा रही है। अब इसको सॉल्व करके हमें 1 लाना है, ठीक है। अगर 1 आ गया तो इसका मतलब ये सही है, LC गलत है, ठीक है। तो देख लेते हैं, सबमिशन x इक्वल टू 1 से लेके नेचुरल नंबर n तक 2 अपॉन में n प्लस 1 एंड x। अब देखो जितना भी कॉन्स्टेंट है ये सारा कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। सबमिशन से सीधे बाहर, तो 2 n प्लस 1, अंदर बच रहा है यहाँ पे x इक्वल टू 1 से लेके n और x। तो देखो अगर आप कायदे से देखोगे तो ये आपका सम ऑफ नेचुरल नंबर ही हो गया। x की वैल्यू एक बार 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, और ये बीच में ऐड हो रहा है, ठीक है। एंड ये अप टू n तक जाएगा। तो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। और सम ऑफ n नेचुरल नंबर आई होप आपको याद होगा, ठीक है। देखो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, अगर आपको n नेचुरल नंबर ऐड करने हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, ठीक है। तो यानी कि इस पूरी चीज़ की जगह आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर लिख देते हैं 2 n इंटू में n प्लस 1 n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2 से 2 गया, n से n गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 गया, ओवरऑल 1 आ गया। इसका मतलब ये वाला भी टेस्ट इसने पास कर लिया, सेकंड वाले ने भी, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2 लोगों ने टेस्ट क्लियर कर लिया है, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं अब, ठीक है। थर्ड वाले को उठा लेते हैं, अब अगले पेज पे शिफ्ट करते हैं। अब इसके लिए भी ये पर्टिकुलर टेस्ट हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो लगाते हैं इस पर्टिकुलर केस में। तो देखो 6 n प्लस 1 2 n प्लस 1, ये तो कंबाइंड पूरा पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर ऊपर मतलब नंबर है और ये नीचे n का मतलब नेचुरल नंबर ही होता है, और ओवरऑल इन सबको देखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे साथ में x स्क्वायर है। अब ये x स्क्वायर है, आपका जो x स्क्वायर है वो 1 2 3 4 अप टू नेचुरल नंबर है, तो मतलब ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। एंड इवन आपको तो पता भी है कि जो आपका स्क्वायर होता है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर कर लो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव टेस्ट इस वाले ने भी पास कर लिया है, ठीक है। चलो पॉजिटिव टेस्ट पास कर लिया, अब यहाँ पे दूसरा वाला टेस्ट करते हैं, ठीक है। सबमिशन आपका जो गिवन है फंक्शन, ठीक है, 6x स्क्वायर अपॉन में n प्लस 1 2 n प्लस 1, आपके x की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से एंड ये जा रही है नेचुरल नंबर n तक, ठीक है। 6 बाहर आ गया, n बाहर आ गया, n प्लस 1 भी बाहर आ गया, एंड 2n प्लस 1 भी बाहर आ गया क्योंकि ये सबसे कॉन्स्टेंट। अंदर बच रहा है यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है, x इक्वल टू 1 एंड n। अब देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अप टू n का स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला यहाँ पे है, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीकली समरी सीरीज में अच्छे से समझाई भी हुई है, ठीक है। तो आप इसकी जगह आप ये सारी चीज़ लिख सकते हो। चलो लिख लें, तो देखो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, एंड यहाँ पे भी यही सेम ही चीज़ लिखी हुई है, तो कट डाउन हो ही जाएगा, तो दिख रहा है हमें, ठीक है। बट एक बार फिर भी लिख देता पूरा, 6 से 6 गया, n से n गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 गया, 2n प्लस 1 से 2n प्लस 1 गया, ओवरऑल आंसर बना रहा है। इसका मतलब इस वाले भाई ने भी सारे टेस्ट क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग के जो 3 है ये तीनों ही प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को फॉलो करते हैं। अब लास्ट वाला देखते हैं, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन में 2n प्लस 1 ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। एक x है, x की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 मतलब ऐसे करके नेचुरल नंबर जा रही है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। ओवरऑल आपका पॉजिटिव वाला टेस्ट यहाँ पे भी क्लियर हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं दूसरा वाला, ठीक है। तो समीशन x अपॉन में 2n प्लस 1, आपके यहाँ पे x की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से और n नेचुरल नंबर तक जा रही है, ठीक है। तो 1 अपॉन में 2n प्लस 1, ये तो बाहर आ गया क्योंकि ये कॉन्स्टेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे आपका अंदर बच रहा है x इक्वल टू 1 से n तक, ठीक। तो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो करते हैं 2n प्लस 1 ओके n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है। सो देखो n से n कटा, n प्लस 1 से n प्लस 1 कटेगा, बट यहाँ पे 2 और 2 तो नहीं कट रहे, तो ये 1/4 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो लास्ट वाला है ये धोखा दे गया, ठीक है, इसने गद्दारी करी है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। चलो तो ए बी सी इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज योर
करेक्ट, ठीक है, इनमें स्कोर से सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्ट बाय आउटलायर, तो हाँ ये थ्योरी में मैंने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन को बहुत फर्क पड़ता है आउटलायर से। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज इन द रेंज -1 से 1, हाँ बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया था ना कि जो छोटा आर होता है उसकी वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच तक आती है, वहीं जो आपका आर स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू 0 से 1 तक आती है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू सबको अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, अगला वाला देखते हैं। मीन एंड मीडियन आर डिफाइंड फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल, तो ये गलत है। आपका जो मीन एंड मीडियन होता है ये हमारा न्यूमेरिकल वेरिएबल के लिए ही डिफाइंड होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। पाई चार्ट इज बेस्ट सूटेड व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज द प्रोपोर्शन, तो मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शन, एरिया, रेशियो, कहीं पे भी इस टाइप के आपको वर्ड दिखते हैं तो वो उसमें हमेशा पाई चार्ट को हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए एज कम्पेयर टू बार चार्ट, ठीक है। तो ए, बी एंड डी इसके करेक्ट ऑप्शन है, एंड सी वाला आपका गलत है, जो कि ऑब्वियसली आपको दिख भी रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इन ए पर्टिकुलर गेम द प्लेयर नीड टू थ्रो अ डार्ट ऑन टू अ सर्कुलर बोर्ड whose ratio is whose radius is 5 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक डार्ट वाला सिस्टम, तो आपको पता है कि डार्ट क्या होता है, ऐसे कुछ गोला सा बना रहता है ऐसे अलग अलग, ठीक है, और आपको यहाँ पे लाइक तीर से यहाँ पे मारना पड़ता है, ठीक है। आर्चरी में जैसे होता है ऐसे लगा लो, या फिर आप डार्ट फेंकते हो वो भी इसको भी लगा लो, ठीक है। सो हमको ऐसा कुछ बोला गया है, तो इसका हमें पर्टिकुलर रेडियस दे दिया गया है 5, ठीक है। द पॉइंट्स आर अलॉटेड टू अ प्लेयर ऑन आर बेस्ड ऑन वेयर द डार्ट लैंड, तो हमें बताया यहाँ डार्ट कहाँ पे गिरेगा, उसके बेसिस पर पॉइंट्स मिलते हैं। लेट आर बी द डिस्टेंस एट विच डार्ट लैंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोर्ड, सेंटर की कंपैरिजन में आप कहाँ पे गिर रहे हो ये आपका छोटा डिनोट कर रहा है, ठीक है। देन द पॉइंट आर अलॉटेड आर 10 माइनस मॉड ऑफ आर, अच्छा ये बॉक्स ऑफ आर, तो ये GIF है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, देखो इसके अंदर आपके पास 5.9 आएगा, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कभी भी आपको ये बॉक्स दिखेगा तो इसको हम GIF कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप इसको लेफ्ट मूविंग फंक्शन भी कह सकते हो मेरी भाषा, ठीक है। देखो अगर आपके पास 5.9 वैल्यू आ रही है तो आप अपने लेफ्ट की तरफ देखोगे कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 5 है, तो इसलिए इसका आंसर हम सीधे सीधे 5 बोल देंगे। अगर आपके पास 6.1 आ रहा है तो 6.1 के देखो लेफ्ट साइड पे कौन सा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 6 है, तो इसका आंसर आप 6 कर दोगे। ऐसे ही अगर आप देखोगे -2 है, -2 की लेफ्ट साइड पे अगर आपको निकालना होगा, मतलब -2 अगर डब्बे के अंदर दिया हुआ है, इसको जब आपको निकालना पड़ेगा -2.3 बोल दे, चलो ठीक है। तो -2.3 के इस साइड में आपको पता है -3 होगा सबसे पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा -3, ठीक है। तो आप इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। तो जस्ट मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए बता दिया, ठीक है। बाकी ये वाला पॉइंट सिस्टम यहाँ पे चलता है, पोर्शन पे वापस कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये स्कोर कार्ड इससे इस पॉइंट से दिया जाता है, ठीक है, मतलब 10 माइनस मॉड ऑफ आर, मॉड भी नहीं कहेंगे इसको, GIF बोल देते हैं, ठीक है, GIF बॉक्स। लेट एक्स बी द सम ऑफ ऑल द स्कोर ऑब्टेन्ड आफ्टर 5 डार्ट, तो 5 बार यहाँ पे डार्ट थ्रो कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो एक्स है वो हो रहा है सम ऑफ ऑल फाइव्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल फाइव्स। और आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EX आपका एक्सपेक्टेशन है, तो आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेशन सॉल्व करना है, ठीक। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। ये नहीं कहूँगा मैं कि ये पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आते ही है, बट ये क्वेश्चन करने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा, ठीक है, अगर आप ये कर पाओगे, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है। अब आपको यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर में अपना आंसर देना है, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, इसको सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो आपके यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो क्या क्या हो सकते हैं, देखो आपका टोटल रेडियस जो है वो 5 है, ठीक है। तो देखो हो सकता है कि आपका जो ये आर हो, ठीक है, ये जो आपका आर है ये 0 से 1 के बीच में आ रहा हो, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में आप 10 माइनस 0 यूज करोगे, इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी, सही। 0 से 1 के बीच में देखो, चाहे आप 0 पे हो तो भी आपका आंसर यहाँ पे 0 ही रखोगे इसके अंदर, चाहे आप 1 से मतलब थोड़ा सा 0.9 हो तो भी आप लेफ्ट की तरफ मूव करते तो 0 ही रखोगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी ये हम 0 लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, 10 माइनस 0 यूज कर सकते हैं, ठीक है, 0 से 1 के बीच में। ऐसे ही 1 और 2 के बीच में जब हम रखेंगे, ठीक है, तो देखो 1 से 2 के बीच में आपका चाहे कोई भी नंबर आ जाए, चाहे 1.2 हो जाए, 1.3 हो जाए, चाहे 1.5 हो जाए, हमेशा आप लेफ्ट की तरफ जब भी कूदोगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब 10 माइनस ये जो डब्बा उपार है ये 1 के रूप में खुलेगा, ठीक है। चलो इसका मतलब जो पॉसिबल मार्क्स है आपके मैक्सिमम वो आपके 9 है, ठीक है। ऐसे ही आप आगे भी निकाल लो, 2 से लेके 3 रेडियस तक, मतलब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आपका ये हो जाएगा 10 माइनस 2 यानी कि 8, ठीक है। अगला 3 से लेके 4 के बीच में आपका हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7। ऐसे ही 4 से लेके 5 तक आपका हो जाएगा 10 माइनस 4 यानी कि 6 मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। सो ये हमने पूरा डिपेंड कर दिया।
5 तो आपका मैक्सिमम रेडियस है, तो इसके नीचे आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये आपके पर्टिकुलर मार्क्स से जो पॉसिबल है 10, 9, 8, 7, 6, ठीक है, इस रेंज के हिसाब से। चलो, अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो, अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। अब एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। हमें एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमें गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। देखो, आपका यहाँ पे जो एक्स है, ठीक है, वो जो मार्क्स है आपके, मतलब जितने भी आप ऑब्टेन कर सकते हो पॉइंट्स, 10 है वो, है ना, या तो 10 होगा, या तो 9 होगा, या तो 8 होगा, या तो 7 होगा, या तो 6 होगा, राइट। और पी एक्स इक्वल टू एक्स, अभी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी कि कितने चांसेस है यहाँ पे 10 मार्क्स आने के, ठीक है। तो देखो, अगर हम इस पूरे, जो ये पूरा सर्कल है, मतलब पूरा जो आपका यहाँ पे एक बोर्ड है, सर्कुलर बोर्ड, इसका एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, यानी कि 25 पाई। सही। चलो, अच्छी बात है, 25 पाई हमारे पास आ गया है। आप खुद सोचो, अगर आपको यहाँ पे 10 चाहिए, ठीक है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, पी एक्स इक्वल टू 10 की, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब आर आपको कौन सा यूज करना है, 10 पॉइंट आपका मिल रहे थे 0 से 1 तक रखने पे, सही का। तो यानी कि आपको जो आर होगा वो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ऐसे लगा लो, आउटर रेडियस माइनस इनिशियल, मतलब इनर रेडियस, इसका स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर ही लिखा है हमने, बट क्योंकि ये रेंज में था, 0 से 1 की रेंज में था, इसलिए हमने 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर किया। और ये भी इसलिए करा है क्योंकि आपको पता है कि जो आपका रेडियस है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने फाइनल माइनस इनिशियल करा है, ठीक है। अपॉन में ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा लाइक फेवरेबल इवेंट हो गया। अपॉन में टोटल इवेंट अभी हमने देखा था 25 पाई था, 25 एरिया आता टोटल 25 पाई वाला, ठीक है। पाई से पाई कटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता, तो ये आप ओवरऑल आ गया 1/25, ठीक है। तो ये 1/25 आ गया। अब ऐसे ही आप पी ई एक्स इक्वल टू 9 निकालोगे, ठीक है। तो पाई, अब आपके 9 पॉइंट कब आ रहे थे, 1 से 2 के बीच में रखने पे, तो 1 आपका इनर स्क्वायर हो गया, मतलब इनर रेडियस का स्क्वायर हो गया, एंड 2 है वो आपका आउटर रेडियस का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 25 पाई। पाई से पाई कटा, 4 माइनस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, नहीं, 3/25, ठीक है। 3/25 प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 8 रखने पे 5। अब इस बार 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में 25 पाई, पाई से पाई कटा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो 8, 3 का अच्छा 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, सॉरी, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 - 4 करोगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5/25, ठीक। सेम वे में आप 7 और 6 के लिए भी निकाल सकते हो। तो देखो, आपको दिख रहा होगा वैसे भी सीक्वेंस बन रहा है, 1/25, 3/25, 5/25, तो अगला हो जाएगा 7/25, एंड उससे अगला हो जाएगा 9/25, ठीक है। अब एक बार आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वाला ये टेबल बन गया, तब तो आप एक्सपेक्टेशन निकाल ही सकते हो, ठीक है। एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, आपको एक्स और पी एक्स वाले को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 10 को मल्टीप्लाई करोगे 1/25 से, प्लस 9 को मल्टीप्लाई करोगे 3/25 से, प्लस 8 को मल्टीप्लाई करोगे 5/25 से, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करोगे 7/25 से, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करोगे 9/25 से, ठीक है। ओके, तो ये पॉसिबल हमने सारे आउटकम लिख लिए। अब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7 पॉइंट। अब जल्दबाजी में ये आंसर लिख के मत आ जाना, क्योंकि आपका ये एक डाट का है, ठीक है। जब आप एक बार देखोगे तब आ रहा है, आपने यहाँ पे टोटल 5 डाट थ्रो करने हैं, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे 7.2 को 5 से मल्टीप्लाई भी करोगे, तो इससे आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 36, ठीक है। Two dice are rolled once. What is the probability of getting an odd number at the first die or a total of 7? Okay. तो यहाँ पे हमको दो कंडीशन दी गई है और उसके बीच में और लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या सैंपल स्पेस हो सकता है जब आप 2 डाइस को एक साथ रोल करते हो तो। तो देखो, जब भी आप 2 डाइसेस को एक साथ रोल करोगे, तो आपके पास जो पॉसिबल इवेंट्स होते हैं, वो आपको पता है कि यही होंगे 1-1, ठीक है? आपका 2-1 हो गया, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, ठीक है? तो ऐसे आपका 6 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है? इसको बना देते हैं। 2-1, अच्छा 2-1 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, यहाँ पे मुझे 1-2 लिखना चाहिए, ठीक है? 1-2 ऐसे एक काम करो, आप पहले एक बार वर्टिकली पूरा लिख लो, ठीक है? 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, ठीक है? सिमिलर वे में आप ऐसे बाकी का भी पूरा कर लो, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, ओके? 3-2, 3-3, 3-4, 3-5,
36। ओके, इसको भी कर लेते हैं 425262। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 435363, फिर यहाँ पे अपना हो जाएगा 445464। ओके, यहाँ पे 45 करना चाहिए मुझे। ठीक है, तो 455565। ओके, 4656 एंड 6,6। तो ये आपका पूरा सैंपल स्पेस हो चुका है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे पहले डाइस में 6 आउटकम पॉसिबल है, दूसरे डाई में भी 6 आउटकम पॉसिबल है, तो आपका जो नेट आउटकम होगा वो 6 इंटू 6 यानी कि 36 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे 36 अलग अलग यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं जो आपका रिजल्ट आएगा उसकी। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि पहले डाइस पे यहाँ पे ऑड नंबर आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो पहले डाई पे हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर। तो पहले डाई पे ऑड नंबर कहाँ कहाँ आ रहा है, तो अगर आप देखोगे तो ये जो आपका पहला वाला पूरा वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है पहले डाई पे सारे ऑड नंबर है। ठीक है, सिमिलरली ये 3 वाले पे भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी पहले डाई पे सारे ऑड नंबर है, एंड सिमिलरली 5 वाले में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ओके, तो आपको दिख रहा है 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, 6 यहाँ से। ठीक है, तो 6 6 और 6, तो टोटल यहाँ पे अगर मैं इस पहले वाली कंडीशन को ए बोल दे रहा हूँ, ये जो ऑड नंबर वाली कंडीशन है इसको हम ए बोल देते हैं, और ये जो टोटल 7 वाली है इसको हम बी बोल देते हैं। तो ए के लिए आपके पास जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 18/36। ठीक है, 18 आउट ऑफ 36 ऐसे एलिमेंट्स है जहाँ पे पहला जो आपका डाई है वो आपको ऑड नंबर दे रहा है। ठीक है, ओके, अब बी की बात कर लेते हैं। बी आपको क्या बता रहा है, टोटल ऑफ 7। तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे जिनका टोटल 7 आ रहा है, हमको इसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आपको सीधे-सीधे दिख रहा होगा कि देखो 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 आता है, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 4 3 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 3 4 को करेंगे तो आएगा, 2 5 को और 1 6 को। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा डायगोनल है, ये वाला, ओके, ये आपका ये जो पूरा डायगोनल है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और स्पेसिफाई कर देता हूँ। ठीक है, इसको नॉर्मली मैं रखता हूँ। देखो, ये आपका 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1, ये वाले जो आपके एलिमेंट्स हैं, इन सब में जो सम आ रहा है वो 7 आ रहा होगा। ठीक है, तो कितने एलिमेंट है ऐसे, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स है टोटल। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 6 आउट ऑफ 36। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट कॉमन भी है जो दोनों के अंदर है। जैसे ये 1,6 है, ये येलो वाले बॉक्स में भी आ रहा है, रेड वाले में भी आ रहा है। सिमिलरली 3,4 भी है और 5,2 भी है। ठीक है, तो देखो आपसे ए और भी पूछा हुआ है, और का मतलब एडिशन होता है मैथमेटिक्स में, मैंने आपको बता रखा है। तो ए प्लस भी आप करोगे तो 18 प्लस 6 अपॉन में 36 आ जाएगा, राइट। ओके, बट क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, जबकि कायदे से एक ही बार काउंट करना चाहिए, बिकॉज़ दोनों में ही रिपीट हो रहे हैं ये। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट 3 भी कर देंगे। ठीक है, 1,6 जो दोनों में आ रहा है इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे 3,4 को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, और 5,2 को भी एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 3 बार यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आपका जो फाइनल आउटकम आएगा वो आ जाएगा 21/36, जिसको आप कट करोगे तो ये आपका 7/12 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा, 3 के टेबल से इसको कट डाउन कर दिया, तो 7/12 यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखो, इन अ स्कूल विद 120 स्टूडेंट, 90 स्टूडेंट आर enrolled in math, 50 student are enrolled in science, and 30 students are enrolled in both math and science. If a student is randomly selected, what is the probability that he or she enrolled in science given that he she enrolled in math? Okay, तो यहाँ पे आपको जो जो पहले गिवन कंडीशन है वो सारे लिख लो आप। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो टोटल आपके पास यहाँ पे 120 स्टूडेंट है। 120 में से यहाँ पे जो मैथ वाले स्टूडेंट है वो 90 है, साइंस वाले स्टूडेंट 50 है, और मैथ एंड साइंस मतलब इनका इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास 30 है। एंड आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो भी स्टूडेंट है उसने साइंस लिया होगा गिवन दैट वो पहले से मैथ में एनरोल्ड है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, साइंस लेना है गिवन दैट मैथ उसके पास ऑलरेडी है। तो आपके पास ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आपको कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, जो भी 2 चीज़ें या 2 कंडीशन आपको दी जाएगी, आपको उसका इंटरसेक्शन ऊपर लिखना है, एंड जो भी आपकी गिवन कंडीशन है, यानी कि जो भी बाद में लिखा होता है, उसको आपको नीचे लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एम फॉर में प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एम की बात करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 120, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 30 अपॉन में 120, राइट, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ। तो मैथ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 90
आउट ऑफ 120, ठीक है। तो 120 से 120 तो डायरेक्ट कट रहा है, 30/90 आ गया। अगर आप इसको कट करोगे तो ये सीधे सीधे 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बॉक्स कंटेन 3 बॉल्स, अच्छा 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 ब्लू बॉल्स हैं और 3 ग्रे बॉल्स हैं। ओके, 2 बॉल आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे गिवन सब क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। पहले देख लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्लैक पेयर ऑफ बॉल इज चूजन। ओके, तो देखो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, आपको बोला गया है कि आपके पास यहाँ पे 3 ब्लैक बॉल है, ओके, 4 ब्लू बॉल है और 3 ग्रे बॉल है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है 2 को, ठीक है। सिलेक्ट 2 बॉल्स, ओके। अब हमें चाहिए क्या, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो 2 बॉल हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो दोनों ही बॉल्स क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि देखो आपके पास ओवरऑल यहाँ पे ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल 3 है। तो 3 में से ब्लैक बॉल आपको 2 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। ये आपकी फेवरेबल कंडीशन हो गई। और टोटल जो आपका नंबर ऑफ यहाँ पे इवेंट होता है या टोटल कंडीशन जो होती है वो आप नीचे लिखते हो, ठीक है। टोटल कंडीशन यानी कि टोटल बॉल्स आपके पास कितनी है, 3 4 7 हो गई, 7 और 3 10, ठीक है। तो टोटल आपके पास यहाँ पे 10 बॉल्स है, ओके। तो देखो 10 में से 2 बॉल सिलेक्ट करेंगे, ये हमारी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। ओवरऑल कंडीशन हो गई नेट वाली। और ऊपर आपकी गिवन कंडीशन हो गई, ठीक है, जो आपको फेवरेबल इवेंट है, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जनरल वाला, ठीक है। कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा ना कि आपकी फेवरेबल कंडीशन ऊपर होती है, अपॉन में नेट कंडीशन नीचे होती है। तो फेवरेबल कंडीशन क्या है, हमें यहाँ पे ब्लैक बॉल सिलेक्ट करनी है 2, 3 में से 2 ब्लैक बॉल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अपॉन में टोटल हमें क्या करना था, टोटल हमें यहाँ पे 10 में से 2 सिलेक्ट करनी है, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको यहाँ पे एनसीआर का फॉर्मूला पता ही होगा कि एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और अपर माइनस लोअर यानी कि एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल करोगे तो 1 फैक्टोरियल आएगा, ओके। चलो इसका एक काम करते हैं, नीचे वाली कंडीशन को हम थोड़ा सा इसको अगले पेज पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि यहाँ पे थोड़ा जगह बन जाए, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 करोगे तो 1 फैक्टोरियल। सिमिलर वे में 10 फैक्टोरियल ऊपर आया, ठीक है, 2 फैक्टोरियल नीचे आया। और 10 माइनस 2 फैक्टोरियल करोगे तो 8 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। तो देखो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल तो डायरेक्ट कट रहा है। अब बच क्या रहा है यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है। 10 फैक्टोरियल वाला ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास इसको यहाँ पे लिख ही देते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6, ऐसे करते करते ही जाएगा, ठीक है। या फिर इवन 8 फैक्टोरियल को 8 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो ये कट ही जाएगा, 8 फैक्टोरियल ऐसे रखा और नीचे यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो 10 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, राइट। तो ये 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल डायरेक्ट कटने वाला है और ऊपर 3 इंटू 2 करोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 6 ऊपर है और 10 9 से 90 होता है। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आने वाला है, 6/90, जिसको आप कट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3/45। जब आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 0.07। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ओके। अब ये जो गिवन कंडीशन थी इसको एक काम करते हैं, अगले पेज पे ले चलते हैं, बिकॉज इसका एक सेकंड सब क्वेश्चन भी है, इसको भी देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो भी 2 बॉल आपने सेलेक्ट कर रखी है वो सेम कलर की होनी चाहिए, ओके। प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए, सेम कलर यूज करना है, ठीक है। सेम कलर आप कब यूज यूज कर सकते हो या कब आपका निकलेगा, जब आपके पास या तो जो 2 बॉल आप सेलेक्ट कर रहे हो वो दोनों बॉल्स आपकी ब्लैक हो, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे कि बोथ ब्लैक, ठीक है। एक केस तो ये हो सकता है कि भाई दोनों बॉल जो हमने सेलेक्ट करी वो दोनों ही ब्लैक आ गई तभी सेम कलर की होगी। या फिर का मतलब होता है प्लस, जो भी 2 बॉल हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो दोनों ब्लू निकल जाए, ओके। या फिर जो 2 बॉल हम सेलेक्ट कर रहे हैं दोनों ही ग्रे निकल जाए, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन हो सकती है और नेट वाली कंडीशन तो नीचे आती ही आती है, ठीक है। नेट वाली कंडीशन क्या है कि आपको 2 बॉल सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ 10 बॉल्स। तो ये तो 10 में से 2 बॉल सेलेक्ट करने वाली कंडीशन हो ही गई, ठीक है। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू फिलिंग करनी है। तो 2 बॉल अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 ब्लैक बॉल अवेलेबल है। 3 में से हम 2 ब्लैक बॉल ही सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 3 आउट ऑफ 2 प्लस बोथ ब्लू, 4 ब्लू बॉल्स अवेलेबल है, 4 में से 2 ब्लू बॉल अगर हमें सिलेक्ट करना है तो ये हो जाएगा 4C2। या फिर ग्रे, तो ग्रे में भी आपके पास यहाँ पे 3 ग्रे बॉल अवेलेबल है, तो 3 में से 2 ग्रे बॉल आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, फॉर्म में 10C2। अब सेम यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था एनसीआर वाला, तो उसकी हेल्प से ये वाला प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। तो देखो 3C2 है, अभी हमने यहाँ पे 3C2 सॉल्व किया था ये ऊपर, है ना।
C2 को सॉल्व करने पे आपकी यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा था? 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, राइट? तो देखो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और अपर माइनस लोअर करोगे तो ये 2 फैक्टोरियल ही आएगा, ठीक है? 4 माइनस 2 करो तो 2 फैक्टोरियल बचा। प्लस यहाँ पे भी ये सेम हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। ओके, नीचे आपके पास यहाँ पे 10C2 है, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, ठीक है? 2 फैक्टोरियल और आपका अपर माइनस लोअर करोगे तो 8 फैक्टोरियल, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 3 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस 5, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटने वाला है। यहाँ पे आपको इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बोल सकते हो, तो एक 2 फैक्टोरियल से एक 2 फैक्टोरियल कट जाएगा और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू बेसिकली 2 इंटू 1 यानी कि 2 ही होती है, तो हम यहाँ पे इसको 2 बोल सकते हैं। तो 2 से आप इसको कट करोगे तो ये भी 2 ही आएगा, प्लस यहाँ पे आपकी ये सेम वैल्यू आने वाली है, ठीक है? तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट हो रहा है, ठीक है? अगर हम इसके फ्रैक्शन वाले टर्म की बात करें, यानी कि ये जो डिवाइड में लिखा हुआ था, ठीक है? इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो देखो, ये जो 10 फैक्टोरियल है, आप इसको 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बोल सकते हो। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल तो कटने वाला है और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, तो 2 को इससे कट करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं। तो अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे 3 है, 3 टू जा 6 और अगेन 3। 3 प्लस 6 प्लस 3, 3 प्लस 6 प्लस 3 अपॉन में 5 9 जा 45 होता है, तो नीचे आप 45 लिख दोगे, ओके? अब देखो 3 प्लस 6 प्लस 3 करोगे तो ये आपके पास 12 आ जाएगा, 12 अपॉन 45, ठीक है? अगर आप इसको 3 के टेबल से कट डाउन करोगे तो ये आपके पास 4/15 हो जाएगा और इसको जब आप कैलकुलेटर की हेल्प से डिवाइड करोगे तो 0.27 आपके पास यहाँ पे फाइनल आंसर आने वाला है, ठीक है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? काफ़ी आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो इस बार आपको क्या बोला गया है, टू फेयर डाई आर रोल्ड टुगेदर इफ ए बी द इवेंट दैट आउटकम ऑन द फर्स्ट डाई इज स्मॉलर देन द आउटकम ऑन द सेकंड डाई एंड बी बी द इवेंट दैट आउटकम ऑन बोथ द डाइस आर इवन। ओके, तो पहले तो एक बार ये जो भी इन्होंने कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पहले अपना डाई वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ए और बी आपको पहले से स्पेसिफाई करा हुआ है। हमको क्या करना है, सिंपली हमें ये जो पीछे हमने टेबल बनाया था, ठीक है, ये वाला, हमें इसी टेबल को रिपीट करना है। तो एक काम करते हैं, इसको ही हम डायरेक्ट यहाँ पे उधर ले चलते हैं, ठीक है? कंडीशन हम मैच करवा देंगे खुद से। ओके, इसको कट कर लेते हैं, सेम पेज पे चलते हैं। ओके, तो देखो ये आपके पास कंडीशन है। अभी ये जो यहाँ पे येलो और रेड बना हुआ है इसको आप इग्नोर करना, ठीक है? आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो व्हाइट में लिखा हुआ है आप उसको देखना है, ठीक है? आपको सैंपल स्पेस देखना है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, ए वाले इवेंट को हम ग्रीन से यहाँ पे रेफर कर लेते हैं, ठीक है? तो ये आपको क्या कह रहा है, ए आपको बोल रहा है कि जो आपका आउटकम होना चाहिए वहां पे जो फर्स्ट डाई होना चाहिए वो स्मॉलर होना चाहिए सेकंड वाले से। मतलब देखो पहला वाला जो नंबर होना चाहिए वो आपका छोटा होना चाहिए एज कम्पेयर टू सेकंड डाई। तो देखो 1 1 तो हो नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है? इसको हटा दो। 1 2 हो सकता है बिकॉज यहाँ पे पहला वाला जो डाई है वो छोटा है एज कम्पेयर टू सेकंड डाई, है ना? सिमिलरली आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो और इसको भी ले सकते हो, बिकॉज पहले डाई की जो वैल्यू है यहाँ पे 1 1 1 1 है और सेकंड डाई की जो वैल्यू है उससे बड़ी है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 2 1 तो हो नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट वाला डाई बड़ा है। 2 2 भी नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे दोनों इक्विवेलेंट है। 2 3 हो सकता है बिकॉज यहाँ पे सेकंड वाला जो डाई है वो बड़ा है। 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 2 6 हो सकता है। अब यहाँ पे 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है। तो आपको पैटर्न दिख रहा होगा कि यहाँ पे डिक्रीमेंट पैटर्न चल रहा है, ठीक है? तो 4 5 भी हो सकता है, 4 6 भी हो सकता है, 5 5 आप ले नहीं सकते तो आप 5 6 को ही लोगे, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे जितने भी मैंने ग्रीन डॉट बनाया ये आपके पास ओवरऑल ओवरऑल यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन रही है, ठीक है? तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 आउट ऑफ 36 आपके पास यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे ए वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो गई, 15/36, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए तो 15/36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम एक काम करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे एक कौन सा कलर लें, व्हाइट ही कलर ले लेते हैं, ठीक है? चलो ब्लू ले लेते हैं। तो बी वाले के लिए हम ब्लू से रेफर करेंगे, ठीक है? तो बी आपको क्या कह रहा है कि जो भी आपका आउटकम है वो इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है? दोनों आउटकम आपके इवन होने चाहिए। तो यानी कि पहला वाला तो हो नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे 1 प्रेजेंट है। तो देखो क्या क्या हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, राइट? दोनों इवन नंबर आ रहे हैं। ओके, 3 वाले तो पॉसिबल ही नहीं है। 4 2 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 6 हो सकता है बिकॉज दोनों इवन नंबर है। 5 वाले पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज 5 तो अपने आप में एक और नंबर है। 6 2 हो सकता है, 6 4 हो सकता है और 6 6 हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे 3 3 3 यानी कि 9 आउटकम्स आउट ऑफ 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो गया, 9/36। ओके, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए।
ओके, चलो। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अच्छा इसका यहाँ पे अगला पोर्शन ये रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आपको यहाँ पे डैश बताना है, ठीक है? तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी का डैश मतलब बेसिकली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल देते हैं पहले, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है? या फिर इवन फ़ॉर्मूला का भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको चाहिए, ठीक है? ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद बी, ठीक है? तो कितने एलिमेंट यहाँ पे टोटल आ रहे हैं? तो हम कंबाइन करके देख लेते हैं। तो देखो, आपको ग्रीन वाला दिख रहा है, ठीक है? तो देखो, ग्रीन वाला आपके पास कितने आउटकम थे? 15, ठीक है? 15 प्लस आपके पास बी वाले कितने थे? 9। अब इनमें से आप जो कॉमन वाले हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है? तो कॉमन वाले कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? तो कॉमन वाले एक बार देख लेते हैं। तो देखो, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो मैं इसको अलग से एक रेफर कर दूंगा, ठीक है? ओके, मैं ऐसे क्लाउड से बना दूंगा तो आप समझ लेना कि वो कॉमन वाले को रेफर कर रहा है, ठीक है? तो देखो, आपको दिख रहा है कि ग्रीन वाला और ये ब्लू वाला यहाँ पे कहाँ किस किस जगह पे ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो देखो, आपको दिख रहा है कि एक यहाँ पर आ रहा है ना? ओके, एक यहाँ पर आ रहा है। ओके, और कोई जगह है? हाँ, एक यहाँ पे आ रहा है। सही। तो इन 3 जगह पे, ठीक है? एक ये और एक ये। 2,4, 2,6 और 4,6 इन 3 जगह पे क्या हो रहा है कि ये एक साथ आ रहे हैं, राइट? है ना? ओके, तो हम इन 3 इवेंट्स को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपॉन में 36। तो ये कितना बचेगा आपके पास? तो ये आपके पास हो जाएगा 15 प्लस 6 अपॉन 36। तो 15 और 6 आपका पास हो जाएगा 21 अपॉन 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आ रहा है? 21 अपॉन 36। ओके, तो 1 माइनस 21 अपॉन 36 करके देखते हैं कि कितना आएगा आपके हमारे पास आउटकम। तो एलसीएम लोगे तो 36 माइनस 21 अपॉन 36 यानी कि ये हो जाएगा ओके 15 अपॉन 36। ओके, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो, अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में आपसे सिंपली पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन या कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर दो इवेंट डिसजॉइंट होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। हाँ, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आपको पता है डिसजॉइंट इवेंट किसको बोलते हैं? जिसमें कोई भी इंटरसेक्शन पार्ट नहीं होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे जीरो के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है? तो जब आप यहाँ पे नॉर्मल वाले फॉर्मूले में, यानी कि जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी करोगे, तो क्योंकि ये वाला एलिमेंट जीरो है तो आपके पास यही स्टेटमेंट बच जाता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? नहीं, ये तो डिसजॉइंट वाली कंडीशन है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसको कहते हैं? तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्विवेलेंट आता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारे जो ए और बी हैं, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है? आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है? तो ये आपके पास एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। ओके, तो इसका मतलब जैसे आपके पास यहाँ पे जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी, बिकॉज यहीं पे यही चीज लिखी हुई है, ठीक है? ओके, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो क्या ए सी और बी सी भी इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे? तो देखो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, देखो, ए एंड बी अगर आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो आपका ए डैश एंड बी भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। ओके, ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा और ए डैश एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही होंगे, ठीक है? तो ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही होती है एक साथ। तो इसका मतलब यहाँ पे तो इन्होंने नॉट इंडिपेंडेंट कहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट वाला आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है? तो ए सी एंड लास्ट वाला आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आने वाले हैं, ठीक है? ठीक, द ब साउंड इन द वर्ड फॉर्म्ड इज साइलेंट, ठीक है? तो आपको पता है कि ये जो स्लैश होते हैं, ठीक है, इनके बीच में कोई भी अगर लेटर लिखा रहता है तो ये हमारा साउंड के रूप में यूज होता है, ठीक है? इसको बी नहीं पढ़ोगे, आप इसको ब पढ़ोगे, ठीक है? तो कॉम के अंदर यहाँ पे आपका जो बी होता है वो साइलेंट होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है? तभी यहाँ पे हमारा जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कॉम का, वो कॉम बहुत है, कॉम, ब नहीं लगाते अलग से, ठीक है? वो तो अपने यहाँ चलो हमारा एक्सेंट ऐसा है कि हम लगा देते हैं, बट एक्चुअल में नहीं लगाते, ठीक है? चलो, इन द इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड स्ट्रेस इज प्रेडिक्टेबल, तो कौन किस वर्ड पे कितना स्ट्रेस लगा है, क्या इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं, फॉल्स है। हर इंसान का अलग होता है, हर सिचुएशन में हम किसी पर्टिकुलर वर्ड को अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस पर आगे पीछे या फिर सेंटर में स्ट्रेस लगा के। तो यहाँ पे कोई भी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है? चलो, ओके, चलो,
म इज अ डैश साउंड, तो म क्या है, बाइलेबल साउंड है, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर आपने हमारी इंग्लिश 01 की वीकली समरी देखी तो ये सारे क्वेश्चन झटपट हो पाएंगे, ठीक है। चलो, ओनली द डैश साउंड विद इन अ सिलेबल इज स्ट्रेस्ड, तो आपको पता होगा कि जब भी हम स्ट्रेस लगाते हैं तो वो हमेशा हम वोवल को ही लगाते हैं, ना कि कॉन्सोनेंट को, ठीक है। वोवल ही आपके मेन स्ट्रेस एलिमेंट होते हैं। चलो, द वर्ड डिस्टिंग्विश इज अ फ्री सिलेबल वर्ड। अब डिस्टिंग्विश को आपको कैसे तोड़ सकते हो, सिलेबल को मतलब कितने हिस्सों में तोड़ सकते हो, तो डिस्टिंग्विश, तो आप इसको 3 हिस्सों में तोड़ पा रहे हो, ठीक है। डिस्टिंग्विश, तो यानी कि 3 सिलेबल वर्ड है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलो, इन द सेंटेंस गेट लॉस्ट, गेट इज द सब्जेक्ट, नहीं, गेट लॉस्ट में जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब जिसपे प्राइम फोकस होता है, तो वो आपका लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, ना कि गेट, तो ये ऑब्वियसली आपका फॉल्स हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। इन द सेंटेंस हर मॉम ब्रॉट हर अ ग्लास फुल ऑफ लेमन जूस, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है तो नहीं बट ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हर, ये जो हर वर्ड है ना, ये हमको बता रहा है कि किसकी मम्मी लाई है यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट को बारे में हमको यहाँ पे आइडिया लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ना होते भी ये ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है, ठीक है। चलो, हैंग अप का मतलब होता है पिक द कॉल, नहीं, हैंग अप का मतलब होता है फोन कट करना, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। पिकअप का मतलब होता है पिक द कॉल। चलो, दे डिस्कस द इशू डैश दमसेल्फ अमंग देमसेल्फ, ऑब्वियस बात है, ठीक। आप ये सारे एक बार यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो, आपको ऑटोमेटिकली सुनने में सबसे अच्छा अमंग ही लगे तो अमंग ही आंसर होगा, ठीक है। देख, हमें पता है कि हम सारे ही कभी भी जो ग्रामर वाले क्वेश्चन रहते हैं ऐसे ही करते हैं, हर ऑप्शन को एक बार रख के एक बार मन में सोचते हैं कि सुनने में ये सही लग रहा है तो ये सही होगा, एंड एक्चुअल में करेक्ट मेथड है, ठीक है। ये कोई हम अपना ऐसे लाइक कोई बहुत तगड़ी चीज हम सोच के करते नहीं है, ये करेक्ट मेथड ही यही है कि आप सारी चीजों को लगाओ, सोचो कि सबसे सही कौन सा साउंड कर रहा है, एंड ऑब्वियसली जो सबसे सही साउंड करेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो, चूज द करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो, शी वेक्स अप अर्ली, तो वो सुबह जल्दी उठते हैं, इसलिए अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा डज शी वेक अप अर्ली, ठीक है। तो आपको पता है कि ही शी इट नेम के साथ आपका डज यूज होता है, तो आप यहाँ पे डज यूज करोगे, एंड साथ ही साथ आपको पता है कि क्वेश्चन के फॉर्म में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ना कि सेकंड, तो इसलिए यहाँ पे लास्ट वाला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ सा गिवन है, ठीक है, पैसेज बोलो, पैराग्राफ बोलो, तो बोलो, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक वाले हैं, तो इनमें हमको वैल्यूज फिल करनी है, ठीक है, मतलब जो भी ब्लैंक है उनको फिल करना है। दैट द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस, अब हमें यहाँ पे बताना है कि वन के अंदर क्या लिख सकते हैं, बिकॉज, बिकॉज तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो सन है बहुत बड़ा, लाइक बॉल है ग्लास का, नहीं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो देखो यहाँ पे क्योंकि फैक्ट बताया जा रहा है तो इसलिए सबसे करेक्ट यही ऑप्शन होगा, एंड बाकी ऑप्शन का कोई चांस ही नहीं है। एडिशनली तब हम यूज करते हैं जब हमें पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी गई हो, तो यहाँ पे तो पैराग्राफ स्टार्ट ही हो रहा है, तो इसलिए हम एडिशनली यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, और बट का तो कोई लेना देना है ही नहीं। चलो आगे चलते हैं, सेम पैराग्राफ, अब हमें यहाँ पे सेकंड ब्लैंक फिल करना है, ठीक है। तो डैश इट इज फुल ऑफ गैसेस, ठीक है, ग्लासेस मतलब गैसेस का, डैश इट इज फुल ऑफ गैसेस, इट हैज डायमीटर ऑफ 1.3927 मिलियन किलोमीटर्स, इट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबली मैसिव एंड डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकंड वाले में पहले सोच लेते हैं क्या कर सकते हैं, डैश इट इज फुल ऑफ गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीज बताई जा रही है, आपको यहाँ पे इलेबोरेट करा जा रहा है, ठीक है। तो इलेबोरेट करने के लिए सबसे यहाँ पे करेक्ट वर्ड हो जाएगा इवन दो, ठीक है। हालांकि वो फुल ऑफ गैसेस से भरा हुआ फिर भी उसके पास इतना बड़ा डायमीटर है, तो हमको यहाँ पे एक तरीके से लाइक एग्जैजरेट करके बताया जा रहा है, ठीक है, एग्जैजरेट बट फैक्चुअल, ठीक है, तो इवन दो सही हो गया। अगला देखते हैं यहाँ पे थर्ड वाला, डैश इट कैन होल्ड बिलियन ऑफ प्लैनेट इनसाइड इट, ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे लाइक रिजल्ट के रूप में बताया जा रहा है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको फैक्ट बताया जा रहा है, कॉन्सिक्वेंस होता है जो आपकी फाइनल स्टेटमेंट होती है उसके लिए कहते हो आप, ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, अल्टीमेटली इंटीमेटली तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलो फोर्थ वाला देखते हैं, डैश द फोटोस्फेयर इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ गैस नोन एज द क्रोमोस्फेयर्स, ओके, तो यहाँ पे डैश के अंदर क्या डाल सकते हैं, तो यहाँ पे एडिशनली यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप इतना डेटा पहले बता चुके हो, मैंने आपको बता दिया कि एडिशनली तब आप यूज करते हो जब आप पहले से कोई डेटा बता चुके हो, पहले से कोई इन्फॉर्मेशन दे चुके हो, ठीक है। इनफैक्ट तो वैसे भी नहीं होगा, समडे भी नहीं होगा, एट हैस्ट हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे ऑप्शन ही आपको ऐसे दिए जाएंगे ना कि आप सही ऑप्शन बता पाओ या ना बता पाओ, आप गलत वाले को रिजेक्ट जरूर कर दोगे, ऑटोमेटिकली आप एलिमिनेशन कर दोगे, तो आपके पास जो भी आंसर बचेगा वही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है,
तो फिफ्थ ब्लैंक में हम क्या फिल कर सकते हैं, देयर वुड बी नो प्लेनेट, नो एनिमल एंड नो ह्यूमन बींग्स डैश ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द सन फॉर देयर सर्वाइवल। सोनर और लेटर, ये क्या, सोनर और लेटर तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा बेटर वर्ड रहेगा सोनर और लेटर। आज नहीं तो कल यहाँ पे एनर्जी मिलती रहती है, तो नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते ना, बेसिकली मिलती है, फैक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमने यहाँ पे सारे PYQs कंप्लीट कर लिए हैं अपने। एंड अगर आपको हमारी इस जर्नी में सपोर्ट करना है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है एंड आप फाइनेंशियली हमारी थोड़ी बहुत हेल्प करना चाहते हो, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके जो भी अमाउंट ऑफ मनी आपको सही लगती है, जो भी आपको लगता है कि लाइक अप्रिशिएट करने के लिए या फिर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए या आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, आप कुछ, अगर आपको लगता है कि आप कुछ डोनेट कर सकते हो मनी, तो प्लीज़ आप डोनेट करो, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं भी यहाँ पे अपनी फैमिली को फीड करने के लिए हूँ, एंड अगर मैं अपनी फैमिली को फीड कर पाऊंगा तभी मैं यहाँ पे और ज़्यादा स्टेबल रह पाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ जितना भी आपसे अमाउंट हो पा रहा है आप शेयर कर देना, ठीक है, डोनेट कर देना। बाकी एट द एंड मैं ये कहूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एंड टर्म्स। अच्छे से एग्जाम करना, एकदम शांत होकर एग्जाम करना, अपनी साइड से बेस्ट करना, ठीक है। अपनी साइड से एग्जाम में बेस्ट करो, उसके बाद जो भी मार्क्स आएंगे वो आप एक्सेप्ट कर लेना कि आप चलो अच्छा आएगा तो बेस्ट है, ठीक है, सबसे अच्छा केस यही है। अगर आपके मीडियोकर मार्क्स आ रहे हैं और थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आगे हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है, साथ साथ आगे बढ़ेंगे एंड से कहीं ना कहीं नई ऊंचाइयों को छुएंगे, ठीक है। सो यही मुझे कहना था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एंड टर्म्स।